Okay, friends, let's continue our discussion. आई थिंक हम जस्ट लास्ट लेक्चर में डिस्कशन कर रहे थे चैट जीपीटी के बारे में और एक इंटरेस्टिंग नोटिफिकेशन आया है। सैम ऑल्टमैन हु वाज द सीईओ फॉर चैट जीपीटी, उनको फायर कर दिया गया है। ऐसा माना जा रहा है दैट ही डजंट हैव द रिक्वायर्ड एबिलिटी टू रन द शो इन द करंट सिचुएशन। ठीक है, जब टाइम मिले तो पढ़ लीजिएगा अब। नहीं, ऐसा नहीं है कि वो आईसीआई के आंसर के अंदर परफेक्ट आंसर नहीं दिया इसलिए उनको निकाला गया है। काइंडली डोंट थिंक लाइक दिस, दैट वाज अ वेरी स्टूपिड जोक एनीवेज। लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन। हम हमारा चैप्टर नंबर 12 का डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। अभी तक डिजिटल ऑडिट क्या होता है, उसके एडवांटेजेस क्या है, फीचर्स क्या है एंड चैलेंजेस क्या है, पहले हमने ये पार्ट डिस्कस किया। सेकेंड पार्ट में डिस्कशन हुआ why understanding the company's IT environment is important and normally उस IT environment को समझते वक्त क्या क्या चीज हमने दिमाग में रखनी चाहिए। ये दोनों चीजों को हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया था। अब हम आगे जाएंगे और दो इंपॉर्टेंट चीजों को और डिस्कस करना है। सर ये तो IT एनवायरमेंट जो हमने समझा है, इससे रिलेटेड IT रिस्क क्या क्या हो सकते हैं एंड उनके लिए कंट्रोल्स कितने रेलेवेंट रहेंगे एंड एज अ ऑडिटर हम इन IT रिस्क को कैसे ढूंढेंगे, कंट्रोल्स को कैसे समझ करके चेक करेंगे, वो मैकेनिज्म आएगा। एंड एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड एज रिमोट ऑडिट। मतलब जो आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे अपेरेंटली, उसका एक नया कॉन्सेप्ट वर्ड बना दिया दैट इज कॉल्ड एज रिमोट ऑडिट। दैट मींस यू कैन ऑडिट वर्चुअली। आपको फिजिकली क्लाइंट प्रीमाइसेस पे जाने का जरूरत नहीं होगा, आप कहीं से भी ऑडिट कर सकते हैं। ये दो अलग अलग चीजें हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं इन दिस लेक्चर। एंड ऑब्वियसली इफ द टाइम परमिट्स, इन द एंड साइबर सिक्योरिटी क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, उससे रिलेटेड नए रिस्क्स एंड कंट्रोल्स, ये डिस्कशन भी किया जाएगा। तो तीन अलग अलग पार्ट्स हैं, आपको बता रहा हूं। थोड़ा सा इन्होंने इंटरमिंगलिंग करके लिखा है, पर तीन सेपरेट चीजें इस पर्टिकुलर लेक्चर में डिस्कस की जाएगी। पहले काम करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद रिमोट ऑडिट। हल्का फुल्का टॉपिक है, सिंपल सा है, एग्जाम के हिसाब से डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार मॉड्यूल में इस कॉन्सेप्ट का जिक्र हुआ है। ये कभी भी ओल्ड सिलेबस में, इंटरमीडिएट में, फाइनल में कभी भी इसके बारे में कोई रेफरेंस नहीं था। इट्स अ न्यू टॉपिक ऑल टुगेदर। लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑन रिमोट ऑडिट इन योर मॉड्यूल्स। कम टू पेज नंबर 12.19। थोड़ा मैं जंबल करेगा इस चैप्टर के अंदर, आई विल जंप टू डिफरेंट टॉपिक्स, थोड़ा लॉजिकली लिंक करके आपको ये चैप्टर एक्सेप्टेबल बने उसका ट्राई करेगा। अदरवाइज इस चैप्टर को बहुत ड्राई तरीके से पढ़ाने में मजा नहीं आएगा। रिमोट ऑडिट क्या बोलता है? सर रिमोट ऑडिट सिंपल शब्दों में आपको ऑडिट करने के लिए फिजिकली क्लाइंट प्रीमाइसेस पे जाने का जरूरत नहीं है, आप वर्चुअली ऑडिट कर सकते हैं। दैट मींस यू कैन डू अ स्टैट्यूटरी ऑडिट फ्रॉम योर हाउस, यू कैन डू अ स्टैट्यूटरी ऑडिट फ्रॉम योर ऑफिस, नॉट गोइंग टू द क्लाइंट ऑफिस। ये कॉन्सेप्ट को बोलते हैं रिमोट ऑडिट। इसके अंदर चैलेंजेस क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, वो डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले मीनिंग ऑफ रिमोट ऑडिट एज पर आईसीआई। आइए 12.19, रिमोट ऑडिट या दूसरा वर्ड है वर्चुअल ऑडिट। जब ऑडिटर यूज करता है ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक मींस टू कंडक्ट द ऑडिट, मतलब सर यहां पर कोई एक टूल नहीं, आप पूरा ऑडिट ही इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्ट करने वाले हैं। मतलब आप अलग अलग सॉफ्टवेयर्स का, अलग अलग थर्ड पार्टी टूल्स का इस्तेमाल करेंगे, जिसकी वजह से आपको फिजिकली शायद क्लाइंट प्लेस पे ट्रैवल करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। देखो ये कॉन्सेप्ट लॉजिकल है कि नहीं है, पहले इनके पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन करते हैं, फिर हम हमारा डिस्कशन करेंगे कि कैसे शायद मे बी एक मिडवे अराइव करना चाहिए, जब हम नहीं बोलेंगे कि कंप्लीटली वर्चुअल ऑडिट पूरा का पूरा सही है या आपको पूरा का पूरा फिजिकली प्रेजेंट होकर ऑडिट करने का जरूरत है। एक एक्चुअली में हाइब्रिड मॉडल अप टू सम एक्सटेंट बनाया जा सकता है, जिससे आपको जो एडवांटेजेस हैं उनका फायदा भी मिलेगा एंड डिसएडवांटेजेस या चैलेंजेस को कंट्रोल भी किया जा सकता है, जो आज की तारीख में मेजॉरिटी फर्म्स ट्राई भी करती है फॉलो करने का। वी विल टॉक अबाउट दैट हाइब्रिड मॉडल ऑल्सो। अभी के लिए मॉड्यूल क्या बोलता है, व्हाट इज रिमोट ऑडिट। जब आप ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ऑडिट कंडक्ट करने वाले हैं, वी विल से इट इज कॉल्ड एज रिमोट ऑडिट। देखिए सर, इट कुड बी पार्शियली वर्चुअल और इट कैन बी कंप्लीटली वर्चुअल। आप कोई ना कोई टेक्नोलॉजिकल मैकेनिज्म्स का इस्तेमाल करेंगे ऑडिट कंप्लीट करने के लिए। सिंपल है, आपको लोगों से अगर बात करने का है, यू कैन यूज जूम, यू कैन यूज गूगल मीट, यू कैन यूज एनी योर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर टू शेयर डेटा एंड इंफॉर्मेशन। यू मे हैव अ क्लाउड प्लेटफॉर्म जहां पर आपको डेटा प्रोवाइड किया जाएगा, वहां से आप सेंसिटिव डेटा को एक्सेस करेंगे। ऑब्वियसली वंस यू हैव द एक्सेस टू द डेटा, कॉन्फिडेंशियली ब्रीच वहां भी नहीं होना चाहिए, उसके रिगार्डिंग भी सेपरेट
अग्रीमेंट्स वगैरह बनाए जाएंगे, थोड़े से रिस्क्स नए आएंगे इन केस ऑफ रिमोट ऑडिट। वो चैलेंजेस क्या है, क्या चीज आपको दिमाग में रखनी है, वही हम डिस्कस करेंगे। तो सर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, फिजिकली जाके ऑडिट करने के बजाय क्यों ना कहीं से भी आप ये ऑडिट परफॉर्म करें, दैट इज कॉल्ड एज वर्चुअल ऑडिट और रिमोट ऑडिट। आगे देखिए, इस केस में आपका ऑडिट प्लानिंग एंड स्कोप जो है वो और क्रूशियल हो जाता है। वो नॉर्मली हर ऑडिट में ही क्रूशियल है, इस केस में थोड़े चैलेंजेस नए आएंगे, क्योंकि अगर आपको लोग डायरेक्टली फिजिकली इन पर्सन नहीं मिलेंगे तो आप कैसे कम्युनिकेशन चैनल स्टैब्लिश करके रखेंगे, कैसे आपको हर रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन टाइमली बेसिस पे मिलेगा। इसमें चैलेंजेस कब और बढ़ जाएंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप ऑडिट करने के लिए हायर करते हैं किसी और ज्योग्राफिकली लोकेटेड एक फर्म को। अब देखो इंडिया में टाइम जोन का प्रॉब्लम नहीं है, बट इफ यू लुक एट अ कंट्री लाइक यूएस, तो वहां पर तो ईस्ट कोस्ट एंड वेस्ट कोस्ट में भी टाइम जोन का डिफरेंस है। तो मतलब वहां पर अगर आपने ईस्ट कोस्ट की कंपनी ने वेस्ट कोस्ट के किसी ऑडिट फर्म को अगर हायर कर लिया तो वो अपने टाइम जोन के भी उनके चैलेंजेस आ जाएंगे टू कम्युनिकेट। हमारे इधर इतना चैलेंजेस नहीं आएगा, बट जिस कंट्री के अंदर ज्योग्राफिकल लोकेशन ही बहुत डाइवर्स है, वहां पर अगर टाइम जोन का गैप आता है तो उनके लिए तो उसको मैच करना भी एक चैलेंज बन सकता है। ऐसे अलग अलग प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करके बताया जाएगा। सर कोविड-19 पैंडेमिक हैज चेंज्ड द वे ओवरऑल बिजनेस कैसे कंडक्ट किया जाता है, उसने स्टैट्यूटरी ऑडिट को भी चेंज किया। बेसिकली कोविड-19 के टाइम पे अगर आप जब घर से बाहर नहीं जा सकते थे फिर भी आपने स्टैट्यूटरी ऑडिट्स कंप्लीट किए। ऐसा नहीं है कि उस साल के स्टैट्यूटरी ऑडिट हुए ही नहीं कभी जिंदगी में, वो भी कंप्लीट हुए। कैसे हुए, इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क, लेट्स नॉट गेट देयर। देयर वर लॉट ऑफ चैलेंजेस। उसको देखते हुए क्यों ना दुनिया के अंदर फाइनली एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं दैट इज कॉल्ड एज रिमोट ऑडिट। एक जमाने में हम वर्क फ्रॉम होम में बिलीव नहीं करते थे, आज की तारीख में वर्क फ्रॉम होम नहीं है बिल्कुल भी, ऐसा बोलना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मुश्किल है। हालांकि स्टैट्यूटरी ऑडिट जितने भी फर्म्स होते हैं वो आज भी रिलक्टेंट होते हैं वर्क फ्रॉम होम में बिलीव करने के लिए। वो हमेशा बिलीव करते हैं अपने सामने आकर के एटलीस्ट इफ नॉट क्लाइंट प्लेस ऑफिस के अंदर आकर के बैठ के काम करना चाहिए। ऐसा प्रेफरेंस मेजॉरिटी फर्म्स का एटलीस्ट इंडिया के अंदर आज भी है। एनी विच वेज हमें डिस्कस करना है रिमोट ऑडिट के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड कंसिडरेशंस। पहले काम करते हैं, लेट्स गो टू एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, उससे थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग आएगा, फिर हम कंसिडरेशंस पे जाएंगे। पेज नंबर 12.21। ये पूरा रिमोट ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। मेरे को पक्का वेरी हाई प्रोबेबिलिटी लगती है इस चैप्टर से कुछ अगर अलग पूछना हुआ, दिस कैन बी अ वेरी गुड क्वेश्चन बिकॉज इंटरेस्टिंग है, ट्रेंड में है और पहली बार सिलेबस में आया है। तो ये परफेक्ट सारे बॉक्सेस को टिक करता है मेरे हिसाब से। एडवांटेजेस, आप एज आर्टिकल काफी खुश होंगे ये देख करके। नंबर 1, सर कॉस्ट एंड टाइम इफेक्टिव, नो ट्रैवल टाइम एंड ट्रैवल कॉस्ट इन्वॉल्व। आपको ऐसा लग रहा होगा एक्चुअली में आपका ट्रैवल कॉस्ट बचेगा, टाइम बचेगा। कुछ लोग अदर वे राउंड सोचते हैं बिकॉज दे बिलीव वर्क फ्रॉम होम के अंदर जो नेटवर्किंग है इतना एफिशिएंटली नहीं हो पाता है। एक पॉइंट के बाद धीरे धीरे अपने खुद के चैलेंजेस है घर पे बैठ के काम करने के, दैट साइकोलॉजिकली पीपल स्टार्ट फीलिंग दैट इफ दे बिकम लेस सोशली एक्टिव, तो लोगों का जो ओवरऑल दिमाग का काम करने का मैकेनिज्म है, जो बिहेवियरल चेंजेस हैं वो थोड़े नेगेटिव भी होते हैं। तो ऑब्वियसली देयर इज बोथ साइड्स टू दिस। कुछ लोग उसको पॉजिटिव ले लेंगे, कुछ लोग नेगेटिव ले लेंगे। ऑथर पॉजिटिव बोल रहा है सर आपका कॉस्ट बचेगा, ट्रैवल टाइम बचेगा। नाइस। अगर एक्चुअली में आप बैंगलोर में रहते हैं, आपका ऑफिस आपके घर से कुछ 10 किलोमीटर दूर है बट रास्ते में ट्रैफिक 2 घंटा लेता है, तो आप डेफिनेटली ये प्रेफर करेंगे, कोई डाउट वाला बात नहीं है। नंबर 2, कंफर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द ऑडिट टीम एज दे कैन बी वर्किंग फ्रॉम होम एनवायरमेंट और दे कैन वर्क फ्रॉम ऑफिस। हो सकता है आपका घर और आपका ऑफिस बाजू में, क्लाइंट प्रीमाइसेस बहुत दूर है, तो एटलीस्ट आपके लिए ऑफिस से बैठ के काम करना आसान रहेगा रादर देन ट्रैवलिंग टू क्लाइंट प्रीमाइसेस ऑन अ डेली बेसिस। Number 3, time required to gather evidences can spread over several weeks instead of concentrated into a small period that takes personal from their daily activities। ये बोलता है जब हम क्लाइंट मैसेज भी जाते हैं तो सामने वाला इंसान जो है, हम वहां पर प्रेजेंट है और हम बोलते हैं इतना ट्रैवल करके आए तो मुझे एविडेंस आज का चाहिए, बट बिकॉज हम ट्रैवल करके नहीं आए हैं तो सामने वाले से एटलीस्ट मैं ये डिवीजन कर सकता हूं, आज की तारीख में आप इतना इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, नेक्स्ट वीक में आप इतना। इससे बेसिकली क्लाइंट का भी जो डे टू डे वर्किंग है उसको इंटरप्शन कम होगा। आप फिजिकली नहीं है, सामने वाले को वैसे भी शांति मिल जाएगा जिंदगी के अंदर, वो भी अपना काम धंधा कर सकता है। तो क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। Auditor can get first-hand evidences directly from IT system as direct access may be provided। इस केस में शायद डायरेक्ट एक्सेस देना ही पड़ेगा क्योंकि वो फिजिकली प्रेजेंट होगा ही नहीं उनके सिस्टम को एक्सेस करने के लिए। हालांकि ये मैं
कंप्लीटली अग्री नहीं करता हूं, बिकॉज जब हम क्लाइंट प्रीमाइसेस में भी जाते हैं वहां पर भी हम एक सेपरेट एक्सेस उनके सिस्टम का लेते ही हैं, तो ये डायरेक्ट एक्सेस वहां हूं तब भी मेरे को सिस्टम का मिलता है, यहां से तो उनको शायद सिस्टम का एक्सेस देना ही पड़ेगा बिकॉज आई एम नॉट फिजिकली प्रेजेंट आइडियली। सर ओवरऑल इट सबसे इंटरेस्टिंग चीज, अब ये पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, widens the selection of auditor from global network of experts because firm can be hired from anywhere. No, you don't, if I'm a Solapur based manufacturing company, I don't have to hire someone local, I can hire someone from Delhi, I can hire anyone from Calcutta because technically audit कहीं से भी हो सकता है। आपको फिजिकल ट्रैवल अगर डेली बेसिस पे नहीं करना है तो आपका जो ऑडिटिंग फर्म है वो कोई भी हो सकता है, आपके पास वैरायटी हो जाती है, ऑप्शंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ये है पॉजिटिव्स। 1 मिनट स्पेंड कीजिए, सारे एडवांटेजेस पढ़ लिए, बीकॉम लेवल आंसर है, आप आराम से लिख पाएंगे। ठीक है, अब आते हैं डिसएडवांटेजेस पे। नेगेटिव सोचने के आपका फेवरेट काम है। सबसे कॉमन हमेशा आर्टिकल का एक ही एक्सक्यूज होता है, आज काम खत्म क्यों नहीं हुआ, इंटरनेट प्रॉब्लम है सर, ड्यू टू नेटवर्क इश्यूज आपका काम इंटरप्ट हो जाएगा। अब नेगेटिव मत लीजिएगा, दिल पे मत लीजिएगा, इट्स अ जोक, आपने ऐसा करना नहीं चाहिए। सर इंटरव्यूज मीटिंग्स कैन बी इंटरप्टेड, ये एक सीरियस ट्रबल है आइडियली। आपका इंटरनेट कितना भी बढ़िया रहे, यू मे हैव जियो फाइबर कनेक्शंस, बट स्टिल इंटरनेट प्रॉब्लम हर किसी को आज भी फेस होता है। वी अंडरस्टैंड इंटरनेट का एक्सेसिबिलिटी इजी हो गया है, प्राइसिंग कंपेरेटिवली कम हो गया है इंडिया में, आपको अनलिमिटेड डाउनलोड्स के ऑप्शंस मिल गए हैं, वो सब बढ़िया है, बट स्टिल अभी भी क्योंकि कंज्यूमर बेस बहुत बड़ा है कंट्री का, तो कुछ नेटवर्क रिलेटेड चैलेंजेस आप डेफिनेटली फेस करते ही हैं। आप ये 100% श्योर नहीं हो सकते हैं कि कभी भी नेटवर्क इंटरप्शन नहीं होगा। ट्रस्ट मी, नॉट जस्ट इंडिया, anywhere in the world network interruptions are common. You might be talking to someone based out of New York, उधर न्यूयॉर्क के अंदर हार्ट ऑफ द सिटी के अंदर भी अगर कोई रहता है उसको भी नेटवर्क इश्यूज हो सकते हैं, ये बहुत कॉमन है। हाँ ऑब्वियसली डेवलप्ड नेशंस में, बिकॉज द कॉस्ट पास्ड ऑन टू द कस्टमर इज हाई, बिकॉज नॉर्मली आप जो हम डेटा यूज करते हैं 2 GB पर डे, एंड लेट्स से मंथली हमारा कंजम्पशन 60 से 70 GB का जो है उसके लिए हम लोग मंथली 300 से 400 रुपए पे करते हैं। कंपेरेटिवली इन यूएस पीपल एंड अप पेइंग $20 to $40, दे पे अ वेरी हाई प्राइस कंपेरेटिवली, वहां पर चार्जेस बहुत ज्यादा हैं, इसलिए कंपेरेटिवली थोड़ा क्वालिटी बेटर है। पर ऐसा नहीं बोल सकते कि क्वालिटी इतना ज्यादा है बिकॉज ऑफ द प्राइस कि वहां पर कभी भी नेटवर्क इश्यूज नहीं आएंगे, वहां पर भी आप डेफिनेटली नेटवर्क इंटरप्शंस फेस करते हैं। ऑब्वियसली जब आप लीज लाइन कनेक्शन लेकर के प्रॉपर लैन के साथ में काम करें तो इंटरप्शन के चांसेस कम होते हैं, बट वर्क फ्रॉम होम में मेजॉरिटी डिवाइसेस आर वाईफाई इनेबल्ड एंड पीपल विल प्रेफर अ वायरलेस ऑप्शन, तो उस केस के अंदर इंटरप्शंस डेफिनेटली आपको फेस करने को मिलेंगे। पहला वाला एकदम लॉजिकल है। नेक्स्ट वन बहुत अच्छा है, लिमिटेड और नो एबिलिटी टू विजुअलाइज फैसिलिटी कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी लैंग्वेज ऑफ द क्लाइंट। एक्चुअली में ये इंपॉर्टेंट चीज है। स्टैट्यूटरी ऑडिट में अगर मुझे कुछ सस्पिशियस चीज ढूंढनी भी है तो नॉर्मली लोगों का बॉडी लैंग्वेज, वो कैसे आंसर दे रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कैसा है, अगर मैं वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं हूं तो उसका विजिबिलिटी मेरे को बहुत कम हो जाएगा। मैं सिर्फ दिमाग में सोच सकता हूं हाँ यार क्लाइंट का प्रेमाइसिस जैसा दिखता होगा, बट टिल द टाइम आई डोंट गो देयर ऑन अ रेगुलर बेसिस, एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग इस प्रेमाइसिस में कंट्रोल्स कहां वीक है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है, वो शायद विजुअलाइज करना आपके लिए क्या होगा, मुश्किल होगा। इसीलिए सर कभी कभी टाइम जोन इश्यूज भी आपके ओवरऑल रिमोट ऑडिट सेशंस को इफेक्ट कर सकते हैं। इट इज वन इशू। अनदर इशू इज एक्चुअली फिजिकल एक्सेस नहीं होने की वजह से अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लाइंट थोड़ा बहुत जरूर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, क्योंकि एटलीस्ट जब आप लोगों से मिलते हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, आपको थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग आता है यहां पर चीजें बराबर चल रही है या कुछ सस्पिशियस हो सकता है। नेगेटिव पॉइंट हो गया। नंबर 3, द अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट डॉक्टर्ड डॉक्यूमेंट्स, मतलब आपके स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, टू ओमिट रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज इंक्रीज। मतलब सर
एक तरीके से अब आप खुद प्रेजेंट नहीं हो, डायरेक्टली क्रॉस क्वेश्चनिंग बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, कुछ डॉक्यूमेंट्स शायद आप पूछना भूल जाएंगे या आपको एक्सेस नहीं दिया जाएगा, ये इजीली शायद एक तरीके से ओवरराइड किया जा सकता है, जिसमें कॉल फॉर एडिशनल प्लानिंग, थोड़ा से अलग ऑडिट प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे, थोड़ा थोड़ा रिस्क ऑन सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी वायलेशन भी बढ़ जाता है। इसलिए वो बोलेगा ये कुछ अगर हाईली कॉन्फिडेंशियल डेटा है, दे मे टेल यू दैट वी कैन नॉट गिव इट एक्सेस ओवर ऑनलाइन। जब आप फिजिकली आएंगे तो ये आपको एक्सेस मिलेगा। एंड कभी कभी ऐसी चीजें हम शायद साइड में पेंडिंग लिस्ट में डालते जाएंगे एंड वी मे एंड अप फॉरगेटिंग देम एट द क्लोज ऑफ द ऑडिट, बिकॉज आपको लिमिटेड टाइम रहेगा ड्यूरिंग द क्लोजर प्रोसेस। सर, रिमोट एक्सेस टू सेंसिटिव आईटी सिस्टम मे नॉट बी अलाउड। अगर कोई हाईली कॉन्फिडेंशियल सिस्टम रहेगा जहां पर उनका सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंशियल डेटा है, शायद उसका वो एक्सेस देने से आपको डायरेक्टली मनाही कर देंगे। वो बोलेंगे एक्सेस चाहिए, आपको क्लाइंट पे मैसेज पे आना पड़ेगा, मेरा लॉगिन है, सामने बैठ के देख सकता है, मैं तेरे को यूजर आईडी पासवर्ड शेयर नहीं कर सकता है। एग्जाम्पल, इंटरनेट बैंकिंग। Why would they share user ID and password with you? Do you get my point? Net banking का you can sit with them when they are logging in and you can evaluate कि overall net banking से आपको confirmations निकालने तो आपके लिए better रहेगा। Next one, cultural challenges for the auditor. Lack of knowledge for local laws, regulations could also impact audit. And sir, कभी कभी physical verification of assets perform करना, stock taking, ये आसानी से हो ही नहीं सकता है। जहां पर भी physical verification आ जाएगा, जहां पर भी physical you can say intervention का requirement आएगा, वहां पर ये remote audit शायद fail कर जाएगा। ये कुछ आपके challenges हैं। मस्ट कोई तो 3-4 पॉइंट उठा लो एडवांटेज के, 3-4 पॉइंट डिसएडवांटेज के, अभी के भी डिसाइड कर लो कि मेरे को इतना ही पढ़ने का है, अगली बार बस उतने ही पॉइंट पढ़ने का और स्किप करने का। ऐसे चैप्टर में खुद के लिए स्ट्रीमलाइनिंग करना जरूरी है। व्हाट आई नीड टू मार्क एंड रीड इन फ्यूचर। कौन सा 4th पॉइंट? क्योंकि सिस्टम का वो मेरे को खुद डायरेक्टली एक्सेस दे देगा। वो बोलेगा तू खुद ही तेरे हिसाब से लॉगिन कर ले पूरा का पूरा, तो मेरे को पूरे सिस्टम के अंदर ही नेविगेट करने का मौका मिल गया है। क्लाइंट प्रीमाइसेस में वो बोलेगा मेरा लॉगिन है, 10 मिनट स्पेंड कर ले, देख ले कितना देखना है। तो सर वो थोड़ा लिमिटेड एक्सेस मिलता है, ये उस तरीके से एडवांटेज बोल रहा है। वहां पे उसको बस ऑप्शन ही नहीं रहेगा, रिमोट ऑडिट है तो को एक्सेस पूरा देना ही पड़ेगा। वैसे वो आर्ग्यू कर सकता है, टीम व्यूअर पे देख, मतलब आई मीन इट्स सब्जेक्टिव यार, मतलब ऑनेस्टली ये इन्होंने एक पॉइंट ऑफ व्यू से बोला ये एडवांटेज है डिसएडवांटेज है, अब आपको मानना नहीं मानना सब्जेक्टिव है। ठीक है, ऊपर आ जाइए। कंसिडरेशंस फॉर रिमोट ऑडिट। ऑब्वियसली आपको पहले सोचना चाहिए, हर क्लाइंट के लिए फिजिबल नहीं रहेगा। क्लाइंट टेक सेवी नहीं है, लोगों को एक्चुअली में टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंसी पसंद ही नहीं है, क्लाइंट का एटीट्यूड ही वैसा है, तो आप कुछ नहीं। पहली चीज तो फिजिबल है क्या, यू कैन नॉट से दिस इज फिजिबल फॉर एवरीवन। आपको वो देखना पड़ेगा ये लॉजिकल है क्या, मतलब क्लाइंट ऑडिटर दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लाइंट वाले लोग भी टेक सेवी होने चाहिए, ऑडिट फर्म में जो काम करने वाले लोग हैं उनको भी बेसिक्स तो आना चाहिए आइडियली। तो अपस्किलिंग का जरूरत शायद पड़ सकता है। तो नंबर 1, इज इट फिजिबल टू एक्चुअली कंसिडर रिमोट ऑडिट? इफ यस, वी शुड हैव अ प्रॉपर प्लान कि आइडियली आपके कौन कॉल्स कब कब होंगे, कौन कॉल्स की मीटिंग शेड्यूल्स कौन बना करके रखेगा, कहां पर अपने डॉक्यूमेंट शेयर किए जाएंगे, कैसे डॉक्यूमेंट्स का कॉन्फिडेंशियली ब्रीच ना हो ये आप इंश्योर करेंगे, डॉक्यूमेंट शेयरिंग करने के बाद एक्सेस किसको मिल सकता है किसको नहीं मिल सकता है, ये थोड़ा मैकेनिज्म्स डिफाइन करना जरूरी होगा। नंबर 1, यू शुड हैव अ प्रॉपर feasibility thinking and planning। देखिए, प्लानिंग विल इन्वॉल्व अग्रीइंग ऑन ऑडिट टाइमलाइंस, मीटिंग प्लेटफॉर्म क्या यूज करने वाले हैं, जूम एग्जांपल हो सकता है। सर, डेटा को कैसे एक्सचेंज किया जाएगा, कैसे डेटा एक्सेस के लिए ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट आप देंगे, कौन ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट को अप्रूव करके देगा। फिजिबिलिटी में डिटरमाइन करना जरूरी है, क्या टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे, क्या क्लाइंट ऑडिटर दोनों के पास कॉम्पिटेंसीज है, एंड क्या हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है रिमोट ऑडिट परफॉर्म करने के लिए, क्या एक्चुअली में रिमोट ऑडिट करना पॉसिबल होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट, द एग्जीक्यूशन फेजेस ऑफ रिमोट ऑडिट विल इन्वॉल्व video teleconferencing with the client. The documentation for evidences should be transferred through a document sharing platform. Obviously, और document sharing platform क्या होगा, उसके अंदर
आप AWS का सर्वर लेकर के एक जगह पे डेटा डालने वाले हो, सिक्योरिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, वहां पर कैसे इंश्योर करोगे ओनली ऑथराइज पर्सन के पास ही एक्सेस है, तो थोड़ा सा तुमको ना एडिशनल प्लानिंग यहाँ पे करना पड़ेगा इन केस ऑफ रिमोट ऑडिट, इफ इट इज अ कंप्लीटली रिमोट ऑडिट। रिमेंबर पॉइंट नंबर 1 समझ में आया क्या आपको? नंबर 2 पे आ जाइए, कॉन्फिडेंशियलिटी, सिक्योरिटी एंड डेटा प्रोटेक्शन। ऑब्वियसली जहां भी आईटी आ जाएगा ये पॉइंट नंबर 2 हमेशा आएगा। देखो क्या बोलता है, टू एंश्योर डेटा सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, access to document sharing platform should be sufficiently restricted and secured by encrypting the data that is sent across the network. For example, जब आपको लेक्चर्स का एक्सेस मिलता है, they are encrypted lectures. Only if you have the right serial key, they can get decrypted and can become accessible to you. उसी तरीके से डॉक्यूमेंट्स भी आप नहीं बोल सकते गूगल ड्राइव पे अपना अपना जीमेल अकाउंट है, गूगल ड्राइव पे देता हूं आराम से एक्सेस करने का। Please understand, if it is a highly confidential data, there is a very high risk involved ideally, because आपके जीमेल का एक्सेस आप और 10 थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को देके रखते हो, रिमेंबर दैट आइडियली। तो कैन आई से जीमेल पे जो डेटा है उसका एक्सेस इनडायरेक्टली 10 थर्ड पार्टी को और मिल जाता है, तो रिस्क इन्वॉल्व इज वेरी हाई। नंबर 2, ऑडिटर शुड टेक इनटू कंसिडरेशन लॉज एंड रेगुलेशंस, जिससे शायद एडिशनल अग्रीमेंट करने पड़ेंगे फ्रॉम बोथ द साइड्स। फॉर एग्जांपल जूम मीटिंग के रिगार्डिंग ऐसा कंपलसरी होता है, कैन वी रिकॉर्ड दिस जूम मीटिंग और नॉट, आपको आइडियली पहले से ही सामने वाले को इन्फॉर्म करना चाहिए। एम आई अलाउड टू रिकॉर्ड, अगर वो सामने वाले सब लोग कंसेंट देते हैं तो ही वो रिकॉर्ड किया सकता, वरना नहीं किया जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है मीटिंग शेड्यूल करने के पहले स्ट्रिक्टली बोला जाता है कि इसका रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, आइडियली दिस इज अ रियल टाइम मीटिंग, उसका होने के बाद इसका कोई भी बैकअप का ऑप्शन नहीं रहने वाला है। आपको मतलब इन सिंपल टर्म्स ये सब अग्रीमेंट्स भी बनाने पड़ेंगे कि भाई इस सब चीजों में कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए। देखो, auditor should not take screenshots of the client as audit evidence. Any screenshot of documents or records or any other kind of evidence should be previously authorized by the organization. मतलब ठीक है, ये सब आपने VPN यूज करना चाहिए, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, क्योंकि आपका खुद का जो नेटवर्क है इट में भी कॉम्प्रोमाइज, उससे चक्कर में क्लाइंट का जो सिस्टम है वो भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। VPN से क्या होगा, क्लाइंट का सिस्टम है डायरेक्टली मेरे नेटवर्क से अगर उसको एक्सेस मिल गया तो कहना इसे, अगर मेरा नेटवर्क कॉम्प्रोमाइज है तो उनका सिस्टम भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। व्हाट आई डू इज, देयर इज अ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, तो फ्रॉम माय इंटरनेट आई कनेक्ट टू VPN, फ्रॉम प्राइवेट नेटवर्क आई कनेक्ट टू द क्लाइंट नेटवर्क। इससे क्या होगा, क्लाइंट नेटवर्क इज ऑल्सो मोर सिक्योर्ड बिकॉज ऑफ प्राइवेट नेटवर्क इन द मिडिल, वो इंश्योर करेगा नेटवर्क सिक्योरिटी का फॉर माय क्लाइंट आईडी। तो इसलिए आपको VPN यूज करने के लिए भी रिकमेंडेशन हो सकता है। नेक्स्ट, रिस्क असेसमेंट। ऑब्वियसली ये सबके बाद में ओवरऑल ऑडिट का जनरल रिस्क असेसमेंट है। सर द कम्युनिकेशन फ्रॉम ऑडिटर as well as the client should be clear and consistent. Risk for achieving audit objectives should be clearly defined, assessed and managed. And sir, आपने ट्राई करना चाहिए कि कैसे आप sufficient and appropriate evidences obtain करेंगे to achieve your audit objectives. Third point is time pass. 1 and 2 are little bit more specific to remote audit. एकदम लिमिटेड कंटेंट लिख के दिया है, बढ़िया लिख के दिया है। एग्जाम के अंदर रिमोट ऑडिट क्या होता है, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड व्हाट पॉइंट्स यू शुड कंसीडर। कोई बड़ा बात नहीं है, मस्त केस स्टडी डिस्कशन बना के देगा। आप एक ऑडिट फर्म के पार्टनर है, आपको कुछ क्लाइंट्स ने अप्रोच किया कि क्या हम रिमोटली स्टैट्यूटरी ऑडिट कंडक्ट करवा सकते हैं। आप ओवर एक्साइटेड हो गए, आप ये कंसिडर करना चाहते हैं, पर क्या क्या चीज दिमाग में रखनी चाहिए, काइंडली एक्सप्लेन द कंसिडरेशंस विद द हेल्प ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। मस्त 5 मार्क के लिए क्वेश्चन बन सकता है, बढ़िया कैंडिडेट है ICAI के क्वेश्चन का, ट्रस्ट मी। What will you do? मीनिंग लिखोगे, कंसिडरेशन में फिजिबिलिटी प्लानिंग लिखोगे, सिक्योरिटी कॉन्फिडेंशियलिटी वाला पार्ट लिखोगे, रिस्क असेसमेंट में तीनों पे एक एक पॉइंट लिखोगे, एडवांटेजेस में से कोई भी 2-3 पॉइंट निकालोगे, एंड चैलेंजेस मतलब डिसएडवांटेजेस के 2-3 पॉइंट निकालोगे। इस तरीके से बढ़िया 4 या 5 मार्क का आंसर बनाओगे। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, रिमोट ऑडिट। अभी गुड, इधर कुछ परेशान नहीं कर सकता, स्ट्रेट फॉरवर्ड सिचुएशन रहेगा और क्वेश्चन देख के समझ जाएगा। अच्छा ध्यान रखना, रिमोट ऑडिट बोले या फिर यहां वर्ड लिख देना और वर्चुअल ऑडिट, दोनों में से कुछ भी यूज करे, डू नॉट गेट कंफ्यूज। खुद नहीं दोनों वर्ड यूज किए उन्होंने, रिमोट ऑडिट और वर्चुअल ऑडिट। समझा क्या? तो बेसिकली रिमोट ऑडिट वाला पार्ट यहीं खत्म होता है। अब मैं वापस से आपको थोड़ा सा IT एनवायरनमेंट में लेके आता हूं, फिर से एक ओवरव्यू देता हूं। बार बार ओवरव्यू देना जरूरी क्यों है? बिकॉज व्हेन वी रीड कंटेंट फ्रॉम दिस चैप्टर इट्स वेरी नॉर्मल टू गेट लॉस्ट। वो सडनली उस चीज में पढ़ते पढ़ते आप भूल जाओगे और आपका ब्रॉडर पिक्चर खत्म हो जाएगा। मैं चाहता हूं वैसा ना हो, वापस से सुनना। कुछ स्टेप्स लिख के दे रहा हूं,
अंडरस्टैंड, आइडेंटिफाई, असेस, रेस्पॉन्ड, लास्ट होता है रिपोर्ट। ये हर ऑडिट के बेसिक फेजेस होते हैं कि आपको भाई पहले जो भी एंटिटी को ऑडिट कर रहे हो, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट समझना जरूरी है। तो अगर आईटी एनवायरनमेंट है तो उसका अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। यहां पे हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग दी आईटी एनवायरनमेंट। जब अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करोगे तो रिस्क भी ढूंढने का ट्राई करोगे, दैट इज कॉल्ड एज आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क। यहां पर अलग अलग टाइप के रिस्क क्या क्या हैं, उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, कैसे रिस्क को आप ढूंढेंगे, वो वाला पार्ट आ जाता है। फिर सर रिस्क ढूंढने के बाद हमेशा रिस्क के लिए कंट्रोल होना चाहिए, जरूरी नहीं है। रिस्क का होता है आइडेंटिफिकेशन के बाद असेसमेंट। लुक एट द नेम ऑफ 315, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मतलब अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई एंड असेस। असेसमेंट में यह सोचा जाता है कितना सिग्निफिकेंट है ये रिस्क, क्या ये मटीरियलाइज हो सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी कितना है, लाइक्लीहुड कितना है, एंड इसका मैक्सिमम इंपैक्ट कितना आ सकता है, ये होता है असेसमेंट। आफ्टर असेसमेंट अगर मान लो कंपनी ने सोचा ये रिस्क सिग्निफिकेंट है, इसके लिए कंट्रोल लगाना चाहिए, तो ऑडिटर क्या बोलेगा, चलो कंट्रोल को चेक करेंगे। तो मतलब ऑडिटर भी रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट के बाद में क्या करेगा, रेस्पॉन्ड करेगा। रेस्पॉन्ड का मतलब होता है इफ देयर इज अ कंट्रोल, चेक द कंट्रोल, इफ देयर इज नो कंट्रोल, व्हाई देयर इज नो कंट्रोल। इसकी वजह से क्या मुझे लगता है रॉम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, डिटेल्ड सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाना पड़ेगा। तो रेस्पॉन्स का मतलब है नथिंग बट माई ऑडिट प्रोसीजर्स। रेस्पॉन्स का मतलब है नथिंग बट माई ऑडिट प्रोसीजर्स। जो मैं आपको पूरा ओवरव्यू दे रहा हूं ना, सेम चीज इस चैप्टर में भी फॉलो करेगा। बार बार आपको क्यों समझा रहा हूं, एक बार आपका नॉर्मल स्टैट्यूटरी ऑडिट भी रिवाइज हो जाएगा और आपको चैप्टर का फ्रेमवर्क समझेगा वापस से। अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, इस बार होगा अंडरस्टैंडिंग द आईटी एनवायरनमेंट ऑफ एंटिटी। आइडेंटिफाई द रिस्क, सो आइडेंटिफाई द आईटी रिस्क्स, आइडेंटिफाई द साइबर सिक्योरिटी रिस्क्स। सर असेस द रिस्क, तो असेस ऑल आईटी रिस्क्स, कितना इंपैक्ट आ सकता है। फिर सर आइडेंटिफाई एंड असेसमेंट के बाद क्या पता चलेगा, कंट्रोल है कि नहीं है। अगर है तो चेक करेंगे, नहीं है तो डिटेल में अमाउंट टेस्टिंग करने के बारे में सोचेंगे, या फिर बहुत एक्सट्रीम केस है विड्रॉ करने के बारे में सोचेंगे। ऑब्वियसली रेस्पॉन्स मतलब प्रोसीजर क्या लगाने वाले हो, प्रोसीजर मतलब क्या है, कंट्रोल प्रोसीजर, दैट इज कंप्लायंस प्रोसीजर एंड सब्सटैंटिव प्रोसीजर। स्टैट्यूटरी ऑडिटर के पास में दो के अलावा ऑप्शन क्या है, या तो कंप्लायंस या सब्सटैंटिव, या दोनों को कॉम्बिनेशन। सब्सटैंटिव में क्या आएगा, दो ही आएगा, टेस्ट ऑफ डिटेल एंड एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर, कुछ और बचता ही नहीं है। बेसिकली यही प्रोसीजर इज कॉल्ड एज रेस्पॉन्स। इसके बाद आखिरी में क्या करोगे, रिपोर्ट बना के दोगे। अब ऑब्वियसली रिपोर्टिंग वाला पार्ट इधर है ही नहीं, इधर फोकस किसके ऊपर था, अंडरस्टैंडिंग दी आईटी एनवायरनमेंट। अब थोड़ा रिस्क ढूंढने के ऊपर बात करेगा, थोड़ा असेसमेंट में बात करेगा, रेस्पॉन्स में थोड़ा बहुत बात करेगा, डिटेल में बात नहीं करेगा। इस तरीके से इस चैप्टर के बचे हुए पार्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं। भले वो रैंडमली कोई भी पार्ट रहेगा, वो आपके इसी सीक्वेंस से फिट होने वाला है। ये माइंडसेट से पढ़ना तो वो समझ में आएगा, वरना अननेसेसरली सोचोगे रिपीट किया हुआ है, क्यों पढ़ रहा हूं मैं ये। आई डोंट वांट दैट फीलिंग, दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू एम्फसाइज ऑन दीज स्टेप्स अगेन। अभी तक हमने इनमें से क्या पढ़ा है, एक ही पढ़ा है, कौन सा, अंडरस्टैंडिंग द आईटी एनवायरनमेंट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क। ये कहां से पढ़ेंगे, दो जगह पे लिखा हुआ है, शुरुआत करेंगे यहां से। आइए, इन योर मॉड्यूल्स कम टू पेज नंबर। आपको लगेगा मैं रैंडमली किधर भी जा रहा हूं, ऐसा नहीं है, उन्होंने रैंडमली किधर भी लिखा है। ऑब्वियसली मैं आईसीआई के मटेरियल का सीक्वेंस फॉलो कर रहा हूं, बिकॉज आप में से किसी को नॉर्मली ऐसा होता है एग्जाम के 5 दिन पहले, शिट आईसीआई मटेरियल पढ़ना चाहिए, किसी ने बोला मेरे को। तो अगर आप आईसीआई मटेरियल खोले तो आपको पता चलना चाहिए सेम ही है, कुछ अलग नहीं है, ताकि फिर आप आईसीआई मटेरियल को बंद कर दो और चुपचाप ये मटेरियल पढ़ना शुरू कर दो वापस से। इस वजह से सीक्वेंस एज इट इज फॉलो किया, ताकि आपको ऐसे जो नाइटमेयर्स आते हैं उसकी वजह से आपकी स्ट्रेटजी चेंज ना हो जाए। अंडरस्टैंड, पर पढ़ाते वक्त मैं मेरा सीक्वेंस फॉलो करूंगा ऑब्वियसली। आइए पेज नंबर 12.29, एक हेडिंग मिलेगा, कंट्रोल कंसिडरेशंस और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग डिजिटली। ये देख के हेडिंग कुछ भी बोले, इसका मतलब क्या है सुनना। जब मैं डिजिटल ऑडिट कर रहा हूं या मैं डिजिटली ऑडिटिंग परफॉर्म कर रहा हूं, मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। भाई स्टैट्यूटरी ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स हमेशा सेम रहते हैं, वो नहीं बदलते हैं। सिर्फ क्या बदलता है, सर्कमस्टेंसेस बदलता है, प्रोसीजर अकॉर्डिंगली बदलता है, रिस्क के एग्जाम्पल्स बदलते हैं। तो यहां बताएगा
नए रिस्क क्या क्या होते हैं, उन रिस्क के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, तुम्हें उन्हें कैसे समझ करके रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा। यही मैकेनिज्म, मतलब आइडेंटिफिकेशन, असेसमेंट एंड रेस्पॉन्स का एक तरीके से समरी आपको यहां देखने को मिलेगा। पढ़िएगा मेरे साथ में, लॉजिकल लगेगा। देखो, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज कैन ब्रिंग लॉट ऑफ बेनिफिट्स, बट सर साथ साथ में वहां पर नए रिस्क्स भी आने वाले हैं। सर द स्ट्रेंथ ऑफ ऑडिटिंग प्रोफेशन इज, हम ऑडिट में हमेशा फोकस, मतलब शुरुआती हमेशा होता है रिस्क असेसमेंट के साथ में एंड कंट्रोल टेस्टिंग के साथ में। इसलिए बोलता है भले ही टेक्नोलॉजी की वजह से नए रिस्क आएंगे, बट ऑडिटिंग प्रोफेशन का ये स्ट्रेंथ है, तो हम ऑडिट के दौरान डेफिनेटली रिस्क असेसमेंट अच्छे से करेंगे, कंट्रोल टेस्टिंग बढ़िया से करेंगे। देखिए, as they address the challenge of assessing technology risk, auditors should focus on the following control considerations. पहला चीज देखो क्या बोलता है, auditor should gain, mark the word, holistic understanding of the changes in industry. मतलब सर ऑडिटर के पास में ना एक पूरा डिटेल्ड इंडस्ट्री का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि भाई इस इंडस्ट्री में जनरली टेक्नोलॉजी की वजह से ये चैलेंजेस और ये बदलाव कंटिन्यूसली आ रहे हैं, एंड आई एम अवेयर दैट दीज आर द चेंजेस इन दिस इंडस्ट्री। एक एग्जांपल सोचो, डूइंग ऑडिट ऑफ bigbasket.com एंड डूइंग ऑडिट ऑफ टाटा मोटर्स, इज देयर अ डिफरेंस और नॉट? बहुत, आपका अप्रोच ही अलग रहेगा, बराबर है कि नहीं? यू कैन नॉट से नो आई एम टाटा मोटर्स का ऑडिटर, तो मैं इतना बड़ा नंबर का ऑडिट करता है, बिग बास्केट कुछ भी नहीं। बिग बास्केट के अपने चैलेंजेस हैं और टाटा मोटर्स के अपने चैलेंजेस हैं। टाटा मोटर्स के चैलेंजेस अलग है, क्यों? जेएलआर बाहर बैठा है, उसके नंबर्स इंडिया में लेकर के आना, इंडियन गैप के हिसाब से कन्वर्जन होना, फिर सीएफएस बनना, इतने एंटिटी से डील करना। बिग बास्केट में इट्स नॉट दी एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर्स एंड सब्सिडीज विच इज ट्रबलिंग मी। यहां पर जो ऑपरेशंस है उसके नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा है, प्लस दे आर ऑल ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन केस ऑफ टाटा मोटर्स, अ लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्नोलॉजी कैन हेल्प मी टू डू द ऑडिट, बट इन केस ऑफ बिग बास्केट, विदाउट अंडरस्टैंडिंग टेक्नोलॉजी आई कैन नॉट डू ऑडिट एट ऑल। आपको समझना पड़ेगा, आप ये नहीं बोल सकते हो हर जगह पे अप्रोच सेम रहेगा। मैं मानता हूं आपका ऑडिट का ऑब्जेक्टिव सेम रहता है, बट आपको सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से सोचना पड़ेगा कि भाई इस केस में, इस इंडस्ट्री में व्हाट इज नॉर्मल एंड व्हाट इज नॉट नॉर्मल। सो ऑडिटर शुड हैव अ होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चेंजेस इन इंडस्ट्री एंड आईटी एनवायरमेंट, तब जाके वो इफेक्टिवली इवैल्यूएट कर पाएगा मैनेजमेंट कैसे इनिशिएट करता है, प्रोसेसिंग करता है एंड रिकॉर्ड करता है ट्रांजैक्शन को। जब तक उसे यह नहीं समझेगा इधर ट्रांजैक्शन इनिशिएट कैसे होते हैं, तब तक वो ऑडिट प्रोसीजर नहीं बना सकता है। एक बात सोचो, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग द आईटी एनवायरनमेंट का पहला पॉइंट यही था, अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन, अंडरस्टैंड मैनुअल कंट्रोल्स है, ऑटोमेटेड है, अंडरस्टैंड इसमें से सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस को। जब तक ये नहीं समझेगा, ऑडिटिंग का आपका प्लानिंग शुरू ही नहीं हो सकता है। ये पहला स्टेप है। दिस इज योर SA 315। पॉइंट नंबर 1 यही बोल रहा है, ये समझिए इस इंडस्ट्री में जनरली ट्रांजैक्शंस कैसे इनिशिएट होके प्रोसेस होते हैं, वो समझने के बाद ऑडिट प्रोसीजर बनाना। नंबर 2, ऑडिटर एज अप्रोप्रिएट शुड कंसिडर रिस्क रिजल्टिंग फ्रॉम इंप्लीमेंटेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। मतलब यहां पर नए रिस्क को क्या करना, आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई न्यू आईटी रिस्क्स एंड हाउ दीज रिस्क्स में डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल सिस्टम्स। मतलब जो नॉर्मल सिस्टम में रिस्क होता है और जो आईटी सिस्टम में रिस्क है, वो क्या अलग अलग है। स्पेसिफिक आईटी रिस्क को ढूंढिए। पहला अंडरस्टैंडिंग है, दूसरा आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क है, एंड थर्ड पॉइंट पढ़िए, ऑडिटर ने कंसिडर करना चाहिए क्या खुद को डिजिटली अपस्किल करने का जरूरत है, और अगर नहीं समझता है तो स्पेशलिस्ट को इन्वॉल्व करने का जरूरत है क्या, कि सर कहीं नई टेक्नोलॉजी की वजह से मे बी बिजनेस पे बहुत इंपैक्ट आएगा, ऑडिटर के रिस्क असेसमेंट भी इंपैक्ट आएगा, ये हम कैसे समझेंगे। इफ रिक्वायर्ड कैन यू ऑल्सो इन्वॉल्व एन आईटी एक्सपर्ट। यस, अगर लगता है यहां पर साइबर सिक्योरिटी रिस्क बहुत ज्यादा है, आपको नहीं इतना ब्रिलियंट स्पेशलाइजेशन है, इन्वॉल्व एन एक्सपर्ट। मतलब सर नंबर 1 अंडरस्टैंड, नंबर 2 आइडेंटिफाई एंड असेस, एंड नंबर 3 रेस्पॉन्ड। रेस्पॉन्ड में क्या होने वाला है, आपका डिसीजन मेकिंग में खुद ही ये कर लेगा या किसी और का हेल्प लेगा, आपके वही स्टेप्स वापस से लिखे हुए हैं। अब बताएगा आईटी रिस्क क्या क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल्स क्या क्या है, नीचे आइए। सम एग्जाम्पल्स ऑफ
टेक्नोलॉजी रिस्क, इसको मार्क कीजिए इंपॉर्टेंट। EIS में सब पढ़ के आए हो, कंट्रोल सी कंट्रोल भी है, तुम्हारा जिंदगी बढ़िया है क्योंकि तुमने EIS लिखा है। 4 साल बाद क्या होगा मेरे को पता नहीं है, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा हुआ EIS में, समझ रहे हो। उनके लिए सब कुछ नया रहेगा, और डायरेक्टली ना कुछ कुछ जगह पे कंट्रोल सी रहेगा, छोटा सा पार्ट वो बताएगा ही नहीं। रिस्क क्या होता है, कंट्रोल क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिस्क क्या होते हैं, कंट्रोल का डेफिनेशन क्या होता है, कंट्रोल 3-1 ऐसा है, कुछ भी नहीं रहेगा डिटेल में, तो प्रॉब्लम आने ही वाला है, कोई ऑप्शन नहीं है। पर तुम्हारे लिए नहीं आएगा, तुमको बहुत इजीली समझेगा। नेगेटिव सोचने का है, टेक्नोलॉजी की वजह से बिजनेस में क्या गलत हो सकता है। सोचो ना, अनऑथोराइज इंसान को एक्सेस मिल जाएगा, अनऑथोराइज इंसान डेटा को चेंज कर देगा। मतलब जस्ट थिंक, अनऑथोराइज्ड वर्ड के ऊपर ही 5 पॉइंट लिख सकते हो। यूर अंडरस्टैंडिंग माई, नथिंग एल्स। आ जाओ पढ़ो नीचे। सर आप ऐसे सिस्टम पे रिलाई कर लोगे जो एक्चुअली में इनएक्यूरेटली डेटा प्रोसेस करता है, या मतलब या तो प्रोसेसिंग गलत है या डेटा गलत है या दोनों गलत है। इधर डेटा इज रॉन्ग और प्रोसेसिंग इज रॉन्ग और बोथ इज रॉन्ग, पर तूने सिस्टम पे रिलाई कर लिया तो तेरी गलती। ये रिस्क है ना, नेगेटिव सोचना है, व्हाट कैन गो रॉन्ग। सर अनऑथराइज इंसान को डेटा का एक्सेस मिल जाएगा जिससे डेटा का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, या सर डेटा में गलत इंसान बदलाव लेके आ जाएगा। मतलब क्या ना, इसे अनऑथराइज चेंजेस टू डेटा, अनऑथराइज एक्सेस टू डेटा, मतलब कुछ भी अनऑथराइज वर्ड के ऊपर 4 पॉइंट लिख दो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट सर, द पॉसिबिलिटी, याद है क्या एक वर्ड पढ़ाया था आपको EIS में, RBAC, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। आपके रोल के हिसाब से डिसाइड करेंगे आपको किसका एक्सेस मिलेगा और किसका एक्सेस नहीं मिलेगा। इसको बोलते हैं प्रिविलेजेस डिफाइन करना। क्या बोलते हैं? प्रिविलेजेस। यू आर द CEO, यू हैव एन ऑप्शन टू चेंज एनीथिंग। यू आर दी लेट्स से फाइनेंस इंचार्ज, फाइनेंस रिलेटेड हर चीज का एक्सेस रहेगा। अब अगर मैं HR वाला आदमी है, HR वाले को अपने एम्प्लॉइज हैं उनका डेटा का एक्सेस रहेगा, लीव के डेटा का एक्सेस रहेगा, उनके सैलरी डेटा का भी एक्सेस रहेगा। अटेंडेंस उनको देखने का जरूरत नहीं, अटेंडेंस का काम कोई और करता है, मंथली पेरोल प्रोसेस करने का काम कोई और करता है, TDS वाला पार्ट कोई और करता है। तो कैन आई से आई डोंट नीड टू गिव देम एक्सेस टू एंटायर डेटा, आई नीड टू गिव देम एक्सेस टू द मास्टर डेटा मे बी आईडी। तो सर कैन आई से प्रिविलेजेस के हिसाब से डेटा का एक्सेस मिलना चाहिए, RBAC नहीं होना इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। नंबर 3, possibility of information technology personnel gaining access privileges beyond what is necessary, मतलब RBAC नहीं है। नंबर 3। नंबर 4, BCom लेवल, अनऑथराइज इंसान मास्टर फाइल चेंज कर देगा। आपको बैंकिंग का एग्जांपल दिया था, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज कर देना, लोन अमाउंट चेंज कर देना, मास्टर डेटा था नहीं अलाउड है। नेक्स्ट, अनऑथराइज चेंजेस टू द सिस्टम डायरेक्टली, या सर इनअप्रोप्रिएटली मैनुअल इंटरवेंशन। सिस्टम ने ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट का एंट्री कैलकुलेट करना चाहिए, तुम बोलता नहीं इस आदमी का इंटरेस्ट तो मैं ही निकालूंगा। अरे क्यों भाई, सिस्टम क्यों बनाया? सारे कस्टमर्स के लिए बनाया ना। एक मैनुअल इंटरवेंशन इतना एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए कि आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। सर पोटेंशियल लॉस ऑफ डेटा और इनएबिलिटी टू एक्सेस डेटा एज रिक्वायर्ड, या तो डेटा लॉस हो जाएगा, या सर जब सही इंसान को डेटा का एक्सेस चाहिए तो सिस्टम डेटा का एक्सेस देगा ही नहीं। तो बेसिकली डिनायल ऑफ एक्सेस, यू डोंट हैव एक्सेस टू डेटा व्हाट शुड हैव बीन गिवन टू यू, बिकॉज कोई आपका पासवर्ड चेंज कर देगा, इससे आपको ही आपके डेटा का एक्सेस नहीं मिल रहा है। सर साइबर सिक्योरिटी रिस्क आएंगे। सर सबसे इंटरेस्टिंग, जब आप थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर का इस्तेमाल करते हैं, हो सकता है आपके एंड पे कोई गलती नहीं है, जिसका सर्वर यूज कर रहे हैं उसका सर्वर ही उड़ गया, तो सर्वर तो तुम्हारा था ही नहीं, जिसका था अगर वो उड़ गया तो तू क्या कर सकता है? इफ सिंपल सोचो, तुमने ड्रॉप बॉक्स पे अकाउंट खोला, ड्रॉप बॉक्स एक कम प्लेटफॉर्म है, अब उसका खुद का अगर डेटा लॉस हो जाता है, उसका खुद का डेटा तो है ही नहीं ना, डेटा तो उसके यूजर्स का है, सर्वर उसका है। यू अंडरस्टैंडिंग दैट? सो यू लूज योर डेटा बिकॉज ऑफ समवन एल्सेस मिस्टेक, दैट रिस्क इज ऑलवेज देयर। नो, दीज आर सिंपल एग्जांपल्स ऑफ टेक्नोलॉजी रिस्क। ये जनरल लिस्ट बना के दिया है। अब ऐसे है ना, ये ऊपर वाला पार्ट नहीं पूछेगा, ऐसे पूछेगा ये एग्जांपल ऑफ रिस्क, क्योंकि उधर क्या चेकिंग करना आसान है ना। एग्जांपल्स को मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाओ, एक बार पढ़ के आइडेंटिफाई कर लो 5 पॉइंट जो तुम लिखने वाले हो। आई एम श्योर तुम कैसे ढूंढोगे, तो छोटे छोटे साइबर सिक्योरिटी रिस्क पकड़ोगे तुम गलत नहीं हो, 5 मार्क के लिए बराबर है सब स्ट्रेटेजी।
ठीक है, अगले पेज पे आइए, थोड़ा ज्ञान की बात, आपको गाइडेंस देगा। 12.30 की स्टेप्स फॉर ऑडिटर इन दिस चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट। बहुत ध्यान रखिएगा, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म हमेशा मेंटेन करना होता है, इधर थोड़ा और केयरफुल रहिएगा, बिकॉज दिस लॉट ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, मोर यू आस्क बेटर यू विल अंडरस्टैंड। नंबर 1, मेंटेनिंग सफिशिएंट प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। जब भी आप नए सिस्टम का रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं, डेफिनेटली सही पॉइंट है, जितना आप पूछेंगे उतना आपको सिस्टम समझेगा, और जब तक सिस्टम नहीं समझेगा उसमें क्या गलत हो सकता है आप ये समझ ही नहीं पाएंगे। यू हैव टू थिंक एज नेगेटिवली एज पॉसिबल दैट ये सिस्टम में एक्चुअली में चीजें गलत अगर होगी तो क्या क्या इंपैक्ट आ सकता है। उतना नेगेटिव सोचेंगे तो ही चेक कर पाएंगे सिस्टम बराबर से बनाया है या नहीं बनाया। क्वेश्चनिंग एटीट्यूड इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बोलता है मेंटेन सफिशिएंट प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। नंबर 2, अंडरस्टैंड कीजिए व्हाट आर द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट्स ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। मतलब सीधा क्वेश्चन यही पूछिए, अगर आपने ईआरपी को चेंज किया ही क्यों, व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद द प्रीवियस ईआरपी जो आपको लगता है नया ईआरपी सॉल्व करेगा। और अगर मेरे को लगता है नए ईआरपी में ऑडिट ट्रेल को खेलने का स्कोप है, जब चाहो चालू कर दो, जब चाहो बंद कर दो, डोंट थिंक इससे मेरा रिस्क और बढ़ जाता है। पहला वाला ईआरपी में ऑडिट ट्रेल आप डिसेबल कर ही नहीं सकते थे, इट वाज ऑलवेज इनेबल्ड। इसमें तुमको वही चेंज है कि इस बार ऑप्शन है बंद करने का भी, तो कहना इसे तो रिस्क है। अगर मैनेजमेंट को छुपाना चाहता है तो डिसेबल करके रखेगा ऑडिट ट्रेल को फॉर द टाइम बिंग। तो सर अब ये सोचिए, नए टेक्नोलॉजी की वजह से कुछ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट्स है क्या। पॉजिटिव है कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, नेगेटिव है तो आपका ओवरऑल रिस्क असेसमेंट बढ़ जाएगा। नंबर 3, अंडरस्टैंड, वापस सेम फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन। सर टेक्नोलॉजी कैसे आपके फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन को इंपैक्ट करेगा। सर पहले लोएस्ट पॉसिबल लेवल पे एक इंसान ट्रांजैक्शन इनिशिएट करता था, फिर उसका हायर लेवल पे उसको अप्रूव करता था, उसके बाद में पोस्टिंग होने के बाद में भी एक इंसान चेक करता था पोस्टिंग बराबर हुआ है कि नहीं हुआ है। अब सिंपल है सर, जिसने इनिशिएट किया उसके बाद सब कुछ अपने आप हो जाएगा। आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड, बट आई एम सेइंग देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। इसकी वजह से क्या कोई नया रिस्क तो आएगा कि नहीं आएगा। देखो अगर ये ट्रांजैक्शन इनिशिएट कस्टमर करता है, एक बात समझो, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सामान खरीद रहे हो, आपने डिसाइड किया मेरे को क्या खरीदना है, आपने डिसाइड किया ये प्राइस का पेयर को पेमेंट करना है कि नहीं करना है, आपने अपने अकाउंट से पेमेंट किया, वंस पेमेंट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड इट हिट्स माय ईआरपी डायरेक्टली, देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नो मैनुअल इंटरवेंशन। जो खरीदूंगा जितना इनवॉइस का वैल्यू बनेगा, जितना जीएसटी अमाउंट रहेगा उतना का उतना मेरे बुक्स में आएगा। बट अगर मैं बोलता हूं इस बार कस्टमर इन्वॉल्व नहीं है, एक एम्प्लॉई ये ट्रांजैक्शन उठा करके पोस्ट करता है सिस्टम में, और एम्प्लॉय के पोस्ट करने के बाद में कोई रिव्यूअर नहीं है, तो रिस्क बहुत ज्यादा है ना। कस्टमर डायरेक्टली एंटर करे, रिव्यूअर की जरूरत नहीं है, कस्टमर ने सामान खरीदा इसीलिए ऑर्डर रिसीव हुआ, इसीलिए बुक्स में रेवेन्यू का एंट्री आया। बट अगर ये ऑर्डर्स को उठा करके कोई मैन्युअली एंटर कर रहा है तो रिस्क बढ़ जाता है ना यार। वो कोई एक ट्रांजेक्शन स्किप कर देगा तो आपको बैठ के रिकंसिलेशन करना पड़ेगा। ऑर्डर रिसीव 1000 एंटर 98 या 998, डिफरेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा आपको। या कुछ नए ऑर्डर रेस कर देगा अपने साइड से, फेक सेल्स डमी सेल्स दिखाने के लिए, तो आपको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा। देखो नेक्स्ट, असेसिंग द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। मैनेजमेंट कैसे सेलेक्ट करता है, डेवलप करता है, ऑपरेट करता है, मेंटेन करता है कंट्रोल्स को विच आर रिलेटेड टू माय टेक्नोलॉजी। सिंपल है, रिस्क तो कंपनी ढूंढता है, खुद ही कंट्रोल लगाता है। तो सर यहाँ पे देखो मैनेजमेंट कितना अच्छे से रिस्क को ढूंढ के कंट्रोल लगाता है, उनका कंट्रोल एनवायरनमेंट कैसा है, ये चीज भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। जनरल गाइडेंस है, मेरे को इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, मेरे को इससे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ टेक्नोलॉजी रिस्क लगता है, क्योंकि ये 2 बार रिपीट किए हैं। अगला जो पार्ट पढ़ाऊंगा वहां पर भी सिमिलर रिस्क को रिपीट किया हुआ है, इसलिए टेक रिलेटेड रिस्क, आईटी रिलेटेड रिस्क्स जो आपको एज अ ऑडिटर कंसीडर करनी चाहिए, दे आर मोर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्या पॉइंट नंबर 8 क्लियर है क्या? कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग डिजिटली, ठीक है, अभी गुड। अब आ जाइए जनरल आईटी रिलेटेड रिस्क के ऊपर। अब पूरा डिस्कशन यही चलते रहेगा, कैसे अलग अलग टाइप के रिस्क को ढूंढा जाएगा, कैसे उनको असेस किया जाएगा। कम बैक टू पेज नंबर, अब पूरा सीक्वेंस में आ जाएगा। 12.9 देखो सेम हेडिंग है, आइडेंटिफाइंग द रिस्क्स विच में अराइज फ्रॉम द यूज ऑफ आईटी। मतलब आईटी रिस्क एग्जांपल्स मिलेगा यहां पे। सर आईटी की वजह से नए रिस्क आएंगे, उन रिस्क को हम आईटी रिस्क बोल सकते हैं। व्हाट आर द एग्जांपल सर? देखो रिस्क अराइजिंग फ्रॉम द यूज ऑफ आईटी, ऑलमोस्ट सेम एग्जांपल है, कोई भी 5 पिक कर लीजिए जो आपको पसंद आता है, भर भर के लिखें, सिमिलर। मैं आपको पॉइंट मार्क करके चाहिए तो मार्क करके देता हूं। एक्सेस प्रिविलेजेस, unauthorized access to data, unauthorized changes made in the system, inappropriate manual intervention, data loss or data corruption,
वहां पर सेम पॉइंट थी, है बस किसी में ज्यादा एक्सप्लेनेशन इधर लिखा होगा, किसी में कम एक्सप्लेनेशन, ऐसा बस रिस्क सेम रहने वाला है, कुछ भी मेजर डिफरेंस नहीं है। इधर एक आध अलग पॉइंट्स है, रिस्क ऑफ सिस्टम डाउन टाइम, हार्डवेयर फेलियर की वजह से, सर्वर फेलियर की वजह से आपका सिस्टम डाउन हो सकता है। ऑब्वियसली अगर आपका पूरा बिजनेस टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है, आप एग्जांपल बोलते हो, सारा रेवेन्यू जो है इनवॉइस ही सिस्टम से जनरेट होता है, अगर सिस्टम ही काम नहीं कर रहा है तो धंधा प्रोडक्ट ही नहीं बेच सकते हो आप, क्योंकि बेचने के लिए जाओगे कस्टमर इनवॉइस के बिना खरीदेगा नहीं, इनवॉइस आप बना नहीं सकते हो, तो आप क्या करोगे, बैठे रहोगे। तो क्या ना इसे देयर कैन बी ए सिस्टम डाउन टाइम, ये बेसिक प्रॉब्लम्स है जो पहले होते थे। अब बिकॉज सर्वर्स हैव इंप्रूव्ड सो ब्रिलियंटली दैट ये चैलेंजेस कंपैरेटिवली कम फेस होते हैं। पर ये एक्चुअल बता रहा हूं आपको मैं, क्रोमा उमा के अंदर अगर आप गए, क्योंकि सेल्स इनवॉइसेस आपके सिस्टम से जनरेट होते हैं, इफ सिस्टम इज डाउन दे कांट सेल एनीथिंग। ऐसा कॉमन होता था। आप डीमार्ट में जाइए ना, आज भी डीमार्ट के अंदर भी आपका जो कैश वाला मशीन होता है वो इनवॉइस होने के बाद ही खुलता है, जो कैश का वो जो मशीन नीचे जो ट्रे होता है, ड्रॉर जो भी है, दैट विल ओपन, हालांकि उसमें एक चाबी का ऑप्शन होता है। मैनुअल इंटरवेंशन, डू यू गेट माय पॉइंट? सिस्टम अगर फेल हो गया तो मैनेजर के पास जाना पड़ेगा, वो चाबी लेके आएगा, ड्रॉ खोल के देगा। आइडियली मैनुअली है ऑप्शन, आइडियली इंटरवेंशन है, बट कंट्रोल लगा के रखा है। नॉर्मली तो इनवॉइस जनरेट होने के बाद आप बोलेंगे सामने वाले ने 1000 रुपए दिया, बिल 898 का है, एंटर करोगे तब जाके ड्रॉर ओपन होगा, अदरवाइज तो ड्रॉर ओपन ही नहीं होगा। आपको मालूम है ना, ये तो बेसिक ऐसे कंट्रोल से, ये रिस्क से जो पसंद आए 4-5 उधर से जो मैच होते हैं, पसंद आए नहीं उधर से जो मैच होते हैं वही वाले उठा लो। हम्म हम्म एडिट करने का ऑप्शन होता है। हाँ मतलब मे बी उन्होंने पहले स्टार्टिंग में बोला होगा नहीं चाहिए, फिर समझ में आएगा बहुत प्रॉब्लम आता है, लोग अपना माइंड चेंज करते रहते हैं, हार्पिक लू कि नहीं लूँ, 100 रुपये वापस कम हो जाएगा, मतलब इफ देयर इज अ चेंज दे हैव टू गिव द ऑप्शन ऑफ एडिटिंग। बट आई वाज शॉक कि वो ट्रे नहीं निकलता है। उसने बोला सर वो ट्रे तो निकलेगा ही नहीं, चेंज होगा ही नहीं, है तो अंदर ही रहेगा, मेरे को पता नहीं है। बोला अगर नहीं प्रॉब्लम हो गया तो फिर, बोला नहीं मैनुअली चाबी है पीछे एक, ओनली द सुपरवाइजर और मैनेजर हैज इट। नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी समवन एल्स हु शुड हैव द की। हाँ एसओडी होना चाहिए, बराबर है। कोई भी 5 ढूंढ लो यार, ज्यादा रिस्क पड़ के कुछ फायदा नहीं है। अगले पेज पे आ जाओ, 12.10। अब एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, द वर्ड इज कॉल्ड एज आईटी डिपेंडेंसीज। बहुत बढ़िया चीज है। ये क्या बोलते हैं, जब आप कंपनी के आईटी एनवायरमेंट को समझ रहे हो ना, आपको अगर रिस्क ढूंढने का है, उसका एक तरीका और है, कितना ज्यादा एक बिजनेस आईटी पे डिपेंडेंट है ये समझना पड़ेगा। इससे आपको आईटी रिलेटेड रिस्क भी मिलेगी। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ माय डिसीजन ऑफ पेरोल, मेरे को सैलरी कितना देने का है, डिपेंडेंट किसके ऊपर, अटेंडेंस रिकॉर्ड पे डिपेंडेंस है। अब अटेंडेंस रिपोर्ट कहां से आता है, कोई मैनुअली मेंटेन नहीं करता है सर, देयर इज अ स्वाइप कार्ड सिस्टम। स्वाइप कार्ड सिस्टम मेरे को रिपोर्ट बना के देगा, वो रिपोर्ट अगर बराबर हुई तो अटेंडेंस डेटा बराबर रहेगा, अटेंडेंस डेटा बराबर रहा तो सैलरी पेमेंट बराबर रहेगा। अगर स्वाइप कार्ड सिस्टम ने गड़बड़ किया तो मेरा पेरोल का अमाउंट जो मंथली वो भी गलत हो जाएगा। तो कैन आई से हाउ मच कंपनी इज डिपेंडेंट ऑन आईटी इज अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। तो सर सबसे पहले आपको आईटी डिपेंडेंसीज ढूंढनी पड़ेगी। इन्होंने 5 एग्जांपल्स दिए हैं। जनरली ये 5 आईटी डिपेंडेंसीज बिजनेस के होते हैं ऑन देयर आईटी एनवायरनमेंट। सर व्हाई आईटी डिपेंडेंसी एंड व्हाट आर दीज आईटी डिपेंडेंसीज? अ गुड एरिया, लॉजिकल एरिया है, पहली बार उन्होंने मॉड्यूल में लिख के दिया है, जो एक्चुअली होना चाहिए था। गुड एरिया टू डिस्कस। आइए पेज नंबर 12.10। सर सबसे पहले What are IT dependencies and how IT dependencies arise? फिर सोचेंगे ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई मेरे को आईटी डिपेंडेंसी ढूंढनी क्यों जरूरी है। ऑडिटर का पॉइंट ऑफ व्यू बाद में, पहले आईटी डिपेंडेंसी क्या होता है, लाइन को मार्क कीजिएगा। आईटी डिपेंडेंसीज आर क्रिएटेड व्हेन आईटी इज यूज्ड टू इनिशिएट और ऑथराइज, record,
प्रोसेस और रिपोर्ट ट्रांजैक्शन और अदर फाइनेंशियल डेटा। मतलब कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी यूज किया जा रहा है डेटा को एंटर करने के लिए, डेटा को प्रोसेस करने के लिए, या कोई भी डिसीजन मेकिंग के लिए। रादर एक कंट्रोल का नाम ही होता है आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल। क्या होता है? आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल। मैंने जो आपको अटेंडेंस वाला एग्जांपल दिया वो आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल है। मतलब कंट्रोल मैनुअल है, कंट्रोल इज ए मैनुअल कंट्रोल। आई विल डिसाइड सैलरी कितना जाएगा, बट मेरा जो डिसीजन है वो डिपेंडेंट किसके ऊपर है? अटेंडेंस डेटा पे। अटेंडेंस डेटा कहां से आ रहा है? सिस्टम से आ रहा है। तो कहना इसे सिस्टम विल गिव मी ए रिपोर्ट, उसके बेस पे मैं डिसाइड करूंगा सैलरी कितना देना है। तो सर कंट्रोल मैनुअल है, बट ये डिपेंडेंट किस रिपोर्ट पे है? आईटी रिपोर्ट पे है, इसीलिए इस कंट्रोल को बोलते हैं आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल। एक्चुअली थोड़ा बहुत याद दिलाता हूं, 3 कैटेगरीज ऑफ कंट्रोल्स है। एक होता है जनरल आईटी कंट्रोल्स, जीआईटी, दैट इज अ बेस कंट्रोल्स, जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए काम में आता है। दूसरा होता है एप्लीकेशन कंट्रोल्स, इनपुट के लिए कंट्रोल क्या है, प्रोसेसिंग के कंट्रोल क्या है, मतलब जब आप सिस्टम को यूज करते हैं उन कंट्रोल्स को हम बोलते हैं एप्लीकेशन कंट्रोल्स। एंड तीसरा एक अलग कैटेगरी जो बिजनेसेस में बहुत कॉमन होता है, उसको आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल बोलते हैं, जहां पर आईटी या सिस्टम से कुछ रिपोर्ट आएगा, उस रिपोर्ट को यूज करके डिसीजन लिया जाएगा। उस रिपोर्ट को यूज करके क्या लिया जाएगा? डिसीजन लिया जाएगा। तो डिसीजन मैनुअल कंट्रोल है, बट ये डिसीजन डिपेंडेंट किसके ऊपर है? एक आईटी सिस्टम से जनरेटेड रिपोर्ट पे है, इसलिए इसको हम आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल बोलते हैं। 3 सबसे कॉमन कंट्रोल होते हैं, जीआईटी या आईटीजीसी, अलग अलग नाम है। आईटी जनरल कंट्रोल बोल दो या जनरल आईटी कंट्रोल बोल दो, अलग अलग तरीके से। कुछ लोग जीआईटी बोलते हैं, कुछ लोग आईटीजीसी बोलते हैं। दूसरा होता है एप्लीकेशन कंट्रोल, इनको हम ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंट्रोल बोलते हैं, चाहे एप्लीकेशन बोल दो या ऑडिटर पॉइंट ऑफ व्यू से डे टू डे बेसिस के जो कंट्रोल्स है, दे आर कॉल्ड एज एप्लीकेशन कंट्रोल्स। थर्ड वन इज आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल, है मैनुअल बट डिपेंडेंट किसी ना किसी सिस्टम के रिपोर्ट के ऊपर होता है। ये 3 ब्रॉडर कंट्रोल्स होते हैं। आपके सिलेबस में कुछ भी नहीं, सिर्फ जनरल आईटी कंट्रोल्स के कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जो उन्होंने पहले भी इंटर में देके रखे थे, सेम एज इट इज रिपीटेड है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता, आपको एग्जांपल्स दे दूंगा, बता दूंगा रेफरेंस के लिए। बट इधर फोकस जो ज्यादा है ना वो एक्चुअली साइबर सिक्योरिटी पे है। फोकस जो ज्यादा है ना वो ये है टेक्नोलॉजी रिलेटेड रिस्क क्या है, आईटी डिपेंडेंसीज क्या है, ये कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन द कंट्रोल्स, बिकॉज कंट्रोल्स वाज मोस्टली कवर्ड एट अ इंटरमीडिएट लेवल। आगे बढ़े क्या? चलो सर, आईटी डिपेंडेंसीज क्या होते हैं? जब मैं बोलता हूं मैं एक ट्रांजैक्शन को इनिशिएट करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए, किसी भी चीज के लिए आईटी पे अगर डिपेंडेंट हूं, दैट मींस देयर इज अ डिपेंडेंसी ऑन आईटी। व्हाट आर दीज आईटी डिपेंडेंसीज? नंबर 1, ऑटोमेशन, जो आप सिस्टम में लेके आते हैं। सोचिए सर, परचेस प्रोसेस है, सडनली परचेस प्रोसेस में एक ऑटोमेशन आ गया कि सर आपको जो मैंने बताया, आपके जीआरएन का क्वांटिटी एंटर्ड कैन नॉट बी मोर देन पीओ क्वांटिटी। तो कहना इसे जैसे ही ये सिस्टम के अंदर कंट्रोल दे दिया, कहना इसे मैं आईटी पे डिपेंडेंट हूं, अगर आईटी बराबर रहेगा तो ही मैं बोलूंगा जीआरएन क्वांटिटी इज नेवर मोर देन माय पीओ क्वांटिटी। इफ माय आईटी फेल्स, माय जीआरएन क्वांटिटी कैन बी रॉन्ग। अरे सिंपल बात है कि नहीं है सर? दूसरा एग्जांपल, सेल्स इनवॉइस हमेशा आज के डेट का ही हो सकता है, इट कैन नॉट बी बैक डेटेड एंड इट कैन नॉट बी फ्यूचर डेटेड। अब कहना इसे सिस्टम के अंदर अगर डेट चेंज करना अलाउड है तो सेल्स इनवॉइस का डेट चेंज करना भी अलाउड हो गया। कैन आई से आई एम डिपेंडेंट ऑन माय सिस्टम, हाउ स्ट्रांग माय सिस्टम इज विल डिटरमाइन कि सेल्स इनवॉइसेस बैकडेटेड हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। मतलब इन सिंपल टर्म्स, क्या आप आईटी पे डिपेंडेंट हो? हाँ, क्योंकि आपने प्रोसेस में ही क्या ला दिया? कुछ ऑटोमेशन ला दिया। दूसरा एग्जांपल, बैंकिंग कंपनी, आप बोलते हो इंटरेस्ट का एंट्री सिस्टम खुद कैलकुलेट करके लेके आएगा, तो कहना इसे आप सिस्टम पे डिपेंडेंट हो गए फॉर द एंट्री। आइडियली सिस्टम काम नहीं करेगा तो एंट्री आएगा ही नहीं, सिस्टम गलत काम करेगा तो एंट्री भी गलत आ जाएगा। मतलब इन सिंपल टर्म्स ये सारी की सारी आईटी डिपेंडेंसीज के एग्जांपल्स हैं। नंबर 1, ऑटोमेटेड कंट्रोल्स, दीज आर डिजाइन्ड इन द आईटी एनवायरमेंट, जिससे बिजनेस रूल्स को एनफोर्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस का एक रूल है, जीआरएन क्वांटिटी कैन नॉट बी मोर देन, नॉट अलाउड, पीओ क्वांटिटी। इफ माई ऑर्डर्ड क्वांटिटी इज 50, मैक्सिमम रिसीव्ड क्वांटिटी कैन बी 50, इट कैन नॉट बी मोर देन 50। वो भी एक कंडीशन पे है कि आज तक कोई क्वांटिटी रिसीव नहीं हुआ है, पहले कोई रिसीव हो गया है तो वो माइनस होने के बाद जो नेट बचेगा उतना ही आ सकता है। तो एनफोर्सिंग बिजनेस रूल, ये बिजनेस का रूल है भाई, जितना ऑर्डर किया उतना ही आना चाहिए। एग्जांपल देखिए, परचेज ऑर्डर का अप्रूवल
फॉर्मेट का चेकिंग, पर्टिकुलर डेट फॉर्मेट ही आना चाहिए, ये ट्रांजैक्शन ऑलरेडी डुप्लीकेट कस्टमर नेम कैन नॉट एग्जिस्ट, ये भी सिस्टम अलाउ नहीं करेगा। मतलब सिस्टम में जो भी आपने कंट्रोल लगा दिए हैं, ये क्या है, एक तरीके से ऑटोमेशन है। क्या ना, इसे आपका सिस्टम पे आपका डिपेंडेंसी आ गया है। ये है आईटी डिपेंडेंसी का पहला एग्जांपल, दैट यू हैव lot of automated controls. They may be semi automated, they may be fully automated, but there is some automation. There is some automation. Point number 1 पढ़िए, क्लासिक आईटी डिपेंडेंसी का एग्जांपल, एकदम सही है। अभी आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप पढ़ लीजिए एक अच्छा एग्जांपल जो प्रॉब्लम है। आई विल एक्सप्लेन द प्रॉब्लम। पढ़ा आपने? एक छोटा सा एक रियल लाइफ का प्रॉब्लम बताता हूं। कोई भी कार का रजिस्ट्रेशन करते हैं, आपने सुना ना एक भारत रजिस्ट्रेशन करके कॉन्सेप्ट आया। मतलब आपकी जो नंबर प्लेट होती है ना, उस पर कोई भी स्टेट का नाम नहीं होता है, KAMH नहीं रहेगा, भारत रजिस्ट्रेशन होगा, BH। समझ रहे हो? दैट मीन्स यू कैन ड्राइव इट एनीवेयर इन द कंट्री। भारत रजिस्ट्रेशन क्या बोलता है? डू यू नो द कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट मालूम है क्या आपको क्या है? उसका मतलब ये है, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो या आप एक प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉय हो जिसका जॉब ट्रांसफरेबल है, अब मल्टीपल स्टेट्स में शिफ्ट होते रहते हो, सो कैसे डिसाइड करेंगे? उन्होंने एक रूल बनाया, प्राइवेट कंपनी के अंदर काम करते हो, प्राइवेट कंपनी का ऑफिस 4 या उससे ज्यादा स्टेट्स में होना चाहिए। ऑफिस 4 या उससे ज्यादा स्टेट्स में, तो जीएसटी सर्टिफिकेट ले लूंगा 4 या उससे ज्यादा जो आपके पास अवेलेबल रहेंगे, बराबर है कि नहीं? उससे कंफर्मेशन आ जाएगा कि लेट्स से कंपनी है XYZ, दे हैव प्रेजेंस इन 5 स्टेट्स, तो हर स्टेट में उनका जीएसटी सर्टिफिकेशन रहेगा, शॉप एक्ट रहेगा आपके पास में, वो ले लिया, उससे मेरे को समझ में आ जाएगा कि भाई इनका प्रेजेंस मल्टीपल स्टेट्स में है कि नहीं है। उस कंपनी में मैं एम्प्लॉई हूं, आई कैन गो फॉर अ भारत रजिस्ट्रेशन। तो मुझे आरटी वालों को बोलना पड़ेगा, भाई मैं इस कंपनी में काम करता हूं, मेरा जॉब ट्रांसफरेबल है। जॉब ट्रांसफरेबल है, प्रूव करने का जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट ने मान लिया, इफ यू आर पार्ट ऑफ अ कंपनी विच इज ए MNC विच इज अ प्रेजेंस इन मल्टीपल कंट्रीज एंड मल्टीपल स्टेट्स विद इन इंडिया, तो आपका जॉब ट्रांसफरेबल है, नेचर आपका ऐसा है, तो आप भारत रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल बन जाते हो। अब इंटरेस्टिंग ट्रिक क्या है, सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग है, विच इज वेयर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर गोइंग ऑन। तुम्हारा कार का इनवॉइस वैल्यू 40 लाख, GST उसके ऊपर लेट्स से 18 लाख रुपए, टोटल कितना बनता है? 58 लाख बनता है। आज जब हम नॉर्मल RTO लेने के लिए जाते हैं, लेट्स से पूना के अंदर, अगर आपको बोला 13% है, 13% इस पे कैलकुलेट होता है, इंक्लूडिंग GST पे, डबल टैक्सेशन है प्रॉब्लम कि आपका जो GST अमाउंट है वो ऐड होने के बाद जो टोटल एक्स शोरूम प्राइस, दिस इज कॉल्ड एज एक्स शोरूम प्राइस, दिस इज कॉल्ड एज एक्स शोरूम प्राइस, उसके ऊपर आपका RTO लगता है, पक्का कंफर्म ऐसा होता है। भारत रजिस्ट्रेशन जब आया, अभी बनाने वाले ने बहुत सोच समझ के अच्छे से सोचा, उसने, मेरे को पता नहीं क्यों इंडिविजुअल RTO उसके बारे में नहीं सोचा, उसने बोला इफ माई भारत रजिस्ट्रेशन चार्जेस इज 12%, इट इज 12% ऑन इनवॉइस वैल्यू। Are you understanding my point? So my 12% is on 40 lakhs, not on the 18 lakh GST amount. अरे बात समझ में है क्या? And GST and duty component is 29 to 30% से लेके 50% तक है इंडिया में। तो मतलब मेरे उस GST पे 12%, बहुत बड़ा अमाउंट हो गया। को बात समझ में आया क्या? प्लस भारत रजिस्ट्रेशन क्या बोलता है? 2 साल का टैक्स आज भरो, 2 साल के बाद फिर से RTO के पास में आओ, ये प्रूव करो कि तुम अभी भी उसी कंपनी में काम करते हो। समझ रहे हो मेरे बात? या किसी ऐसे कंपनी में काम करते हो जिसका अभी भी प्रेजेंस 4 स्टेट्स के बियॉन्ड है। एक फॉर्म 60 रहता है, फॉर्म 60 भरो, जहां पे तुम्हारे HR से साइन लगता है कि ये इस कंपनी का एम्प्लॉई है, हमारे कंपनी का प्रेजेंस मल्टीपल स्टेट्स के अंदर है। वापस से 2 साल के बाद फॉर्म भरो, फिर 2 साल, मतलब बेसिकली तुम्हारा RTO 15 साल के बजाय 2-2 साल का जाएगा। 2 साल का RTO आज भरो, गाड़ी ले लो, फिर 2 साल के बाद फिर से RTO भरो, फिर 2 साल के बाद फिर से RTO भरो। बात समझ में आया कि नहीं? बेसिकली तुम्हारे RTO के टोटल अमाउंट को टुकड़ों में डिवाइड कर देता है। अब इसका एडवांटेज कब था? रेट इज 12%, पूना इज 13%, डिफरेंस 1% है, बट डिफरेंस इज नॉट 1%। दिस 13% इज ऑन एक्स शोरूम एंड दैट 12% इज ऑन इनवॉइस वैल्यू। आर यू अंडरस्टैंडिंग? देयर इज अ डिफरेंस एज पर द ऑफिशियल गैजेट। बात समझ में आएगी आपको? बट अगर आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाओगे तो आपको 58 लाख के ऊपर ही 12% लगा देगा। अगर आप एक्चुअली में, क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए खुद नहीं जाते हो, इंडिया में रूरल डीलर रजिस्ट्रेशन करवाता है,
तो डीलर बोलता है माय चार्जेस इज कैलकुलेटेड ऑन एक्स शोरूम, क्योंकि आज तक इंडिया में जनरली इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन एक्स शोरूम, सो एवरीवन थिंक्स इट इज कैलकुलेटेड ऑन एक्स शोरूम। बात समझ में आया क्या? लॉजिकली एक बात बताओ, अगर रजिस्ट्रेशन में खुद करता हूं, सिस्टम ने क्या बोलना चाहिए, तेरा कार का इनवॉइस वैल्यू क्या है, जीएसटी कंपोनेंट कैलकुलेट करना चाहिए, एक्स शोरूम प्राइस आना चाहिए, और उसमें 12% किस पे लगाना चाहिए, 40 लाख पे लगाना चाहिए, ना कि 58 लाख के ऊपर। बात समझ में आया क्या? तब तो तेरे को असली बेनिफिट पास ऑन हुआ ना, वरना भारत रजिस्ट्रेशन करके बेनिफिट क्या हुआ, 12% 13%, 1% का गैप है, और हर 2 साल बाद भरना पड़ेगा। अरे तो इफेक्टिवली सिर्फ टुकड़ों में डिवाइड हो गया, फायदा 2 होता है। आज तेरे को लोन अमाउंट कम हो जाता है, क्योंकि आरटीओ अमाउंट कैन बी 10 लाख, आज तुझे भरना कम अमाउंट रहेगा, 1.25 लाख भरना पड़ेगा। बात समझ में आया क्या? बट डोंट यू थिंक सिस्टम के अंदर तो ऐसा होना चाहिए कि एक्चुअली ये परसेंटेज किस पे लगाए जा रहे हैं, देयर शुड बी ट्रांसपेरेंसी। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। लॉजिकली ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब लोगों ने क्या फायदा उठाया, केरला, कर्नाटका, रोड टैक्सेस 18%, 19%, 20%, भारत रजिस्ट्रेशन 12%, पूना में 13 है। समझ रहे हो? लोग क्या बोलते हैं, उनको पता भी नहीं है कि जीएसटी पे तो लगता भी नहीं है, वो बोले एक्स शोरूम में भी 7% का डिफरेंस है। अरे समझा क्या मेरा बात? जहां पर अभी इंडिया में पूना में 12-13 के 1% का गैप हो गया, पर तू यही कर्नाटका में चले जा, डीजल कार है तेरे पास फॉर एग्जांपल, 19% है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? 19 एंड 14 में 5% का डिफरेंस आ जाएगा, 5% ऑन 1 करोड़ रुपीज, 5 लाख रुपए। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? व्हाई यू सी लॉट ऑफ कार्स विच आर डीडी, दमन दीव रजिस्ट्रेशन, वाइल लॉट ऑफ कार्स विच आर पौंडीचेरी, यूनियन टेरिटरीज में इसका जो आरटीओ परसेंटेज है 6 से 7% होता है। अगर पूना में 13% है, उधर 6 से 7% है, मतलब आई एंड अप सेविंग 50% ऑन द आरटीओ अमाउंट ओनली। दैट इज व्हाई यू विल सी लॉट ऑफ कार्स विच आर रजिस्टर्ड इन यूनियन टेरिटरीज कंपेरेटिवली, इस तरीके से। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, बट ट्रांसपेरेंसी तो होना चाहिए कि नहीं होना? सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है ये, सेंट्रल गवर्नमेंट भारत रजिस्ट्रेशन लेके आया। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब उसके बावजूद भी किस अमाउंट पे कैलकुलेट करना वो नहीं पता। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। इट्स जस्ट दैट कि अपन तो लॉ का इंटरप्रिटेशन बहुत पहले सीख लेते हैं, तो अगर सामने कुछ लिखा हुआ है तो उसको अपन पढ़ेंगे, और उसमें क्लियरली लिखा है एक्सक्लूडिंग जीएसटी। उन्होंने लॉ में ही लिखा है, मतलब इट इज सिंप्लीफाइड, तुमको कॉम्प्लिकेशन हो ही नहीं सकता है। डू यू गेट माय पॉइंट? कॉम्प्लिकेशन है किसी को जाके पढ़ना पड़ेगा कि क्या लिखा है, एंड नॉट टू रिलाई ऑन व्हाट डीलर सेज। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। बिग क्वेश्चन मार्क, इसका आज तक कोई आंसर ही नहीं मिला है। अब ये डीलर किसी को बना रहे हैं कि आरटीओ वाला नहीं मानता है, कौन नहीं मानता है, बोलना बहुत मुश्किल है। सबसे बड़ा जोक, इसको आके 2 साल हो गया है, 1-1.5 साल पहले आई नो अ फ्रेंड, वो एक्चुअली पूना आरटीओ में गया, मेरे को गाड़ी बेचने का है। पूना आरटीओ बोलता है मेरे को पता ही नहीं है भारत रजिस्ट्रेशन गाड़ी बेचते कैसे, मतलब हाउ डू वी ट्रांसफर, आई डोंट इवन नो। हमको एमएच ट्रांसफर करना आता है, हमको ये भारत रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करना आता ही नहीं है। इट इज सो बैड, पथेटिक, मतलब इतनी बुरी कंडीशन है ना, मतलब जेन्युइनली आपके G20 के लीडर्स को बताना चाहिए इधर क्या हालत है। आई मीन वेरी बैड। एंड द आर्ग्यूमेंट इज RTOs are governed by states. Central government cannot override states. That means states should exploit. Central government cannot override state. That means state should exploit. Basically उनका लॉजिक है। एक बात है, एक सिंपल एक्सेल निकालने का, टोटल इंडिया में कार का रजिस्ट्रेशन इतना नंबर है, 10 लाख के अंदर 10 से 20 लाख में 20 लाख के पर गाड़ियां टोटल नंबर मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। एवरेज तुमको कितना टोटल आरटीओ को पैसा मिला, हर का नंबर मिलेगा, एक एक्सेल शीट पे आकर के एक जगह पे आ जाएगा। टोटल रेवेन्यू निकालने का एक एवरेज निकालो कि अगर 10% से 15% नंबर ऑफ कार्स बढ़ते गए या टू व्हीलर बढ़ते गए, तुम्हारा आरटीओ को रेवेन्यू टोटल कितना मिलना चाहिए इन टर्म्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसका एक बैक कैलकुलेशन करके रेट निकाल दो। चलो एवरेज रेट 11% आता है, 12 कर दो, मेक इट 12 एवरीवेयर। डू यू गेट माई पॉइंट? मेक इट 12 एवरीवेयर, सिंपल चीज। फिर क्या करने का, रेवेन्यू लॉस हो रहा है, अरे काय को रेवेन्यू लॉस हो रहा है, तुम्हारा जितना रेवेन्यू हो रहा है ना 10% से ग्रो हो रहा है ना, सेंट्रल से ले लो ना रेवेन्यू सीधा। अरे हाउस, मतलब इट्स सो सिंपल, बट देयर इज अ प्रॉब्लम, लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। फॉर हुम? द वन हु इज हेल्पिंग मी टू गेट इट रजिस्टर्ड, द वन हु इज हेल्पिंग मी टू गेट इट ट्रांसफर्ड। अभी मेरे को डिपेंडेंसी है ना, फॉर्म 60 किससे भर के देगा, कौन रजिस्ट्रेशन करवा के लेगा, बात समझ में आया क्या? उसको 20-25 हजार जाता है हर बार का, पता ही नहीं चलता है। और अगर गाड़ी दूसरे स्टेट का है,
मैंने साथ ऑलरेडी हुआ है इसलिए मैं कभी उस पर दिमाग लगे. आई हैड अ एपी कार व्हेन आई वाज इन हैदराबाद इन 2013-14 एंड आई शिफ्टेड टू पुणे. यू ड्राइव अ एपी कार इन महाराष्ट्र, यू हैव टू गेट इट कंप्लीटली न्यूली रजिस्टर्ड आफ्टर 12 मंथ्स. तो उसके लिए आपको महाराष्ट्र गवर्नमेंट बोलता है, हर स्टेट का गवर्नमेंट बोलता है, नॉट जस्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट, फिर से आरटीओ भरो. ऐसा मान के चलेंगे नया गाड़ी इधर आया है इस रोड पे चलाने के लिए, पूरा आरटीओ भरने का, जिधर आरटीओ भरा था उधर से रिफंड ले लो. अरे मैं इधर शिफ्ट हो गया है, तेरे रिफंड के लिए उधर जाएगा क्या? ना उधर से रिफंड मिलेगा ना इधर कोई कंसेशन मिलेगा. इसको भी समझता नहीं कैलकुलेशन करने का तरीका, अपने सबसे मस्त कैलकुलेट करते हैं. रादर 10% से 15% तो कमीशन चार्जेस है एजेंट के टू गेट इट डन. सो दैट इज द रेवेन्यू लीकेज. आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग. मतलब दैट इज द मेजर प्रॉब्लम. तो हम अच्छे कंट्रोल्स पढ़ रहे हैं, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से थोड़ा प्रैक्टिकल रेलेवेंस कम है एटलीस्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर. तो नंबर 1 ऑटोमेटेड कंट्रोल्स. नंबर 2 रिपोर्ट्स. ऑब्वियसली कंपनी के मैनेजमेंट सिस्टम से आने वाले रिपोर्ट्स के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं. ऑडिटर भी क्या करेगा? सिंपल चीज सुनो, एफएआर चेक करना है. एफएआर किधर से मिलेगा? ईआरपी से निकालेगा. वो एफएआर के अंदर देखेगा इस साल में क्या एडिशन से क्या डिलीशन से. तो कहना इसे सिस्टम से आने वाले रिपोर्ट्स को मैनेजमेंट भी यूज करता है, ऑडिटर भी यूज करता है. रादर ऑडिटर अपना कंट्रोल टेस्टिंग, अमाउंट टेस्टिंग, सब कुछ एनालिटिकल प्रोसीजर रिपोर्ट्स के ऊपर. रिपोर्ट्स मतलब डेटा. डेटा कहां से आएगा? सिस्टम से आने वाला है. तो कहना इसे आर वी ऑल रिलाइंग ऑन द रिपोर्ट्स फ्रॉम द सिस्टम? इफ यस, दैट मींस देयर इज अ आईटी डिपेंडेंसी. हम ईआरपी क्यों चेक करते हैं, आईटी कंट्रोल क्यों चेक करते हैं? क्योंकि हमको पता है सिस्टम से आने वाले रिपोर्ट हमारे लिए ऑडिट एविडेंस को यूज करने में काम में आने वाला है, इसीलिए हम रिपोर्ट को चेक करते हैं एंड सिस्टम को चेक करते हैं. सिंपल है, सिस्टम बढ़िया होगा तो सिस्टम से आने वाला रिपोर्ट भी बराबर होगा. तो कहना इसे पॉइंट नंबर 2 इज रिपोर्ट्स पार्ट. सिस्टम जनरेटेड जो रिपोर्ट्स हैं वो सर इंफॉर्मेशन जनरेट किए जाते हैं फ्रॉम द सिस्टम. दीज रिपोर्ट्स आर यूज्ड बाय द एंटिटी एग्जीक्यूशन ऑफ अ मैनुअल कंट्रोल. मतलब उनको बिजनेस में कोई भी डिसीजन लेना होगा, इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगा? रिपोर्ट के फॉर्म में, ईआरपी से मिलेगा. तो मैनेजमेंट भी रिपोर्ट को यूज करता है, ऑडिटर भी रिपोर्ट को यूज करता है. मार्क दिस सर, ये हम भी यूज करते हैं, यूज्ड बाय अस when we are selecting items for control testing, amount testing, test of detail लगाना है. ये सारा का सारा डेटा कहां से आने वाला है? सिस्टम से आएगा. पेएबल का रिपोर्ट चाहिए, कहां से आएगा? सिस्टम से आएगा. रिसीवेबल का रिपोर्ट चाहिए, कहां से आएगा? सिस्टम से आएगा. अगर सिस्टम ही रिलायबल नहीं है तो ये रिपोर्ट रिलायबल नहीं रहेंगे. सो आर वी डिपेंडेंट ऑन आईटी? यस. आईटी डिपेंडेंसी कैन बी ऑटोमेटेड कंट्रोल्स, कैन बी थ्रू रिपोर्ट्स जनरेटेड बाय द सिस्टम. थर्ड वन इज वेरी सिंपल, कैलकुलेशन. जो मैंने आपको इंटरेस्ट का एग्जांपल दिया, सर मेरा सिस्टम खुद से बैठ के कैलकुलेशन करता है तो मैं आईटी पे डिपेंडेंट हूं. खुद से पढ़ लीजिए, कैलकुलेशन इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. ठीक है. नंबर 4 सिक्योरिटी. सिक्योरिटी क्या बोलते हैं? सुनो, सिस्टम में बहुत सारा डेटा है. क्या हम सारे डेटा का, याद करो ईआरपी का मेन क्या था? सेंट्रल डेटाबेस. कि डेटाबेस एक ही रहेगा पूरे ईआरपी का. अब सुनो, सारा डेटा एक ही जगह पे है. क्या हर एम्प्लॉय को हर डेटा का एक्सेस देना चाहिए क्या? एचआर वाले को किसका एक्सेस मिलेगा? आरएनडी वाले को किसका एक्सेस मिलेगा? फाइनेंस कंट्रोल को किसका एक्सेस मिलेगा? डिफाइन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? ये डिफाइन किधर करते हो कि किसको क्या एक्सेस देना है? सिस्टम के अंदर ही. तो डेटा किसको एक्सेस देना है, कितना एक्सेस देना है, क्या एक्शन लेना अलाउड करना है, ये किसके अंदर डिफाइंड है? सिस्टम पे डिफाइंड है. तो कहना इसे सिक्योरिटी के लिए भी मैं आईटी पे ही डिपेंडेंट हूं, बिकॉज माई टेक्नोलॉजी इज डिसाइडिंग हु कैन एक्सेस व्हाट. मतलब माई सिक्योरिटी इटसेल्फ इज इंटीग्रेटेड इन माई आईटी सिस्टम. मैंने आईटी में कंट्रोल लगाया है, इसके लॉगिन से इतना ही डेटा देखने को मिलेगा. इसके लॉगिन से रीड ओनली एक्सेस है. रीड ओनली मतलब सिर्फ रीड कर सकते हैं, एडिट नहीं कर सकते हैं. इसके लॉगिन से रीड ओनली प्लस एडिटिंग दोनों एक्सेस दिया है. तो कहना इसे ये कंट्रोल भी किधर है? सिस्टम के अंदर ही है. तो सिक्योरिटी के लिए भी हम किस पे डिपेंडेंट है? आईटी पे डिपेंडेंट है. पढ़िए,
सिक्योरिटी इंक्लूडिंग योर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, ये भी आपके आईटी एनवायरनमेंट की बदौलत ही है, जहां पर आप रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं किसको एक्सेस मिलेगा, आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे सेपरेट किया जाएगा। सर जनरली सिक्योरिटी के लिए भी हम किस पे डिपेंडेंट है? वी आर डिपेंडेंट ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यही दुनिया का आयरनी है, आईटी ही सिक्योरिटी लगाने में हेल्प करता है, एंड आईटी से ही न्यू सिक्योरिटी ब्रीच कंट्रोल्स आते हैं। मतलब आईटी ही हमें सिक्योर करने में हेल्प कर रहा है, और उधर ही सिक्योरिटी ब्रीच होने के नए नए चैलेंजेस भी हमको देखने को मिलते हैं। सो देयर आर गुड साइड्स एज वेल एज बैड साइड्स ऑफ एवरीथिंग। दिस इज द गुड साइड दे आर टॉकिंग अबाउट। लास्ट पॉइंट, इंटरफेसेस। ये आपका एपीआई है, लिखा हुआ नहीं, आपको बता रहा हूं। इंटरफेसेस का मतलब है टेक्नोलॉजी इज सो पावरफुल दैट इट कैन अलाउ यू टू एक्सट्रैक्ट डेटा विदाउट लॉट ऑफ मैनुअल इंटरवेंशन। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, शांति से। लेट्स से दिस इज अ वेबसाइट जहां पे आप लोग अपना एडमिशन बुक करते हैं, प्रोडक्ट परचेस करते हैं। जैसे आपने प्रोडक्ट खरीदा, मेरा जो अकाउंटिंग के लिए ईआरपी है उसमें ऑटोमेटिकली डेटा फेच हो जाना चाहिए। सिंपल चीज, अगर मैं बोलता हूं मेरा एक ईआरपी है जिसमें रेवेन्यू का सोर्स एक ही है, क्या? प्रोडक्ट को जो स्टूडेंट्स को दिया है, या एडमिशन जो स्टूडेंट ने लिया है। एडमिशन करने का वेबसाइट, दिस इज फ्रंट एंड, जहां से आपको एक्सेस मिलेगा, आपने एडमिशन बुक किया है, बराबर। जैसे आपने एडमिशन लिया, मेरे ईआरपी में एंट्री हिट हो जाना चाहिए, इस इंसान ने एडमिशन लिया है। दैट मींस माय ईआरपी इज एबल टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम माय वेबसाइट। इसको बोलते हैं एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। दूसरा एग्जांपल सोचो, चलो थोड़ा बहुत बेसिक लेवल का एग्जांपल। मेक माई ट्रिप, फ्लाइट बुकिंग करने के लिए जा रहे हो, इंडिगो की वेबसाइट, उसने बोला इस फ्लाइट का प्राइस 4,000 रुपए है। मेक माई ट्रिप पे आपको वो 50-100 रुपए कम ज्यादा वो डिफाइन करते हैं, वॉट एवर इज द इंडिगो प्राइस प्लस माइनस 100 रुपीज। मेरे एल्गोरिथम है ये, समझ रहे हो मेरा बात। अगर इंडिगो की वेबसाइट पे सडनली कुछ बुकिंग्स बढ़े, उन्होंने प्राइस को बढ़ा के 4,000 से 4,500 कर दिया, मेक माई ट्रिप पे अभी भी अगर 4,000 दिख रहा है, जैसे तो पेमेंट करने के लिए जाएगा, वो बोलेगा अनफॉर्चुनेटली फेयर हैज बीन इंक्रीज्ड। मतलब कोई मैन्युअली बैठ के फेयर चेंज नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है? डेटा फेच कर रहा है। कहां से फेच कर रहा है? दूसरी वेबसाइट से। सो दैट मींस देयर इज अ इंटरफेस व्हिच अलाउज मी टू बोरो डेटा फ्रॉम द होस्ट। यहां पे होस्ट कौन हो गया मेरे लिए? इंडिगो का वेबसाइट हो गया, या उसका बैकएंड हो गया, जो भी रहेगा। वहां से मैं डेटा को क्या कर रहा हूं? पुल कर रहा हूं। पुल करके किधर लेकर के आ रहा हूं? मेरे वेबसाइट के ऊपर आ रहा हूं, ताकि कहीं ऐसा ना हो 4,500 की टिकट का मैंने 4,000 में बुकिंग ले लिया, इंडिगो को 4,300 देना पड़ेगा। I am end up losing 300 rupees as I make my trip. Are you understanding that? I hope you're understanding. Can I say इंटरफेस का मतलब होता है आपका कनेक्शन बिल्ड करना, जिससे आप डेटा को इजीली क्या कर सकते हो? फेच कर सकते हो। देखिए, these are programmed logic that transfers data from one system to another. For example, ये आपको अलाउ करेगा आपके पेरोल का डेटा एक जगह से पिक करके दूसरे जगह पे पोस्ट करने के लिए। मैंने थोड़ा हाई लेवल एग्जांपल दिया, इनका विद इन द सिस्टम खेल रहा है, मतलब आइडियली वो ऑब्वियसली वो तो ही, पर उसमें थोड़ा सा लैग आता है जो हम लोग लेते हैं आइडियली सब्सक्रिप्शन कंपैरेटिवली। बट यस, अगेन जीरोधा के ऊपर आपको डेटा एनएससी से मिलता है, बराबर है। ऑफिशियली आपको उसका फीस पे करना पड़ता है। So in simple terms, it's fetching information which is updating on a real time basis. पांचों आईटी डिपेंडेंसीज बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड पार्ट पहले कभी सिलेबस में नहीं था, मैं जानबूझ के आपको वो चीजें पढ़ा रहा हूं जो मुझे लगता है अलग है, पहली बार आई है, प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। 2 मिनट स्पेंड कीजिए, पांचों आईटी डिपेंडेंसीज को आराम से पढ़िए। रिमोट ऑडिट के बाद में ये एक अच्छा एरिया है जहां क्वेश्चन आ सकता है।
डन। अब देखो आईटी डिपेंडेंसी क्या होती है, उसके 5 सिनेरियो समझे। अब ये बोलेगा एज अ ऑडिटर आईटी डिपेंडेंसी को समझना ही क्यों है। एक बात सोचो, बैंकिंग कंपनी का ऑडिटर है, आप बोलते हो इंटरेस्ट का मेजॉरिटी अमाउंट सिस्टम जनरेटेड ट्रांजैक्शन से आया है। सोचो एक बात, अगर मैं सिस्टम को चेक ना करूं, उससे रिलेटेड कंट्रोल को चेक ना करूं, तो कहना इसे वो अमाउंट पे कभी कंफर्ट ही नहीं आ सकता है। आई मे हैव मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ बैंक अकाउंट्स जहां पे हर क्वार्टर में इंटरेस्ट का पेमेंट होता होगा। अब वो सिस्टम से जनरेट हो रहा है, कितने भी सैंपलिंग लगा लो, कभी तेरे को कंफर्ट मिलेगा ही नहीं। तुझे कंफर्ट कब मिलेगा, जब वो सिस्टम का कैलकुलेशन बराबर है, ये तू चेक करता है। इसके लिए तुझे इसके कस्टमर के अकाउंट में 25 रुपए क्रेडिट हुए, मेरे अकाउंट में 25 रुपए गए, ये चेक करने से कुछ नहीं मिलेगा। 25 रुपए किधर से आया, 25 रुपए का कैलकुलेशन बराबर है कि नहीं, लॉजिक बराबर है कि नहीं। अब आपको 2-3 एग्जांपल देता हूं। एक बैंक बोलता है आपको, छोटा सा एक एग्जांपल फिर आगे चले जाऊंगा। एक बैंक बोलता है आपको सेविंग्स अकाउंट में 7% इंटरेस्ट मिलेगा। वो 7% का कैलकुलेशन समझना बहुत जरूरी है। 100 रुपए का 7% नहीं मिलेगा, उसका भी अपना एक स्टेजेस रहता है। अप टू 25,000 रुपीज 2% ही मिलेगा, 25,000 से 1 लाख के बीच में 3% मिलेगा, 1 लाख से लेकर के 5 लाख के बीच में 3.5-4% मिलेगा। स्लैब्स रहेंगे तो उसका कैलकुलेशन भी उस स्लैब के हिसाब से सिस्टम में बराबर होना चाहिए। फिर वो तेरा एवरेज बैलेंस मेंटेन्ड भी कैलकुलेट करेगा। देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड द कैलकुलेशन। I need to understand the logic behind that calculation. I need to test कि ये सिस्टम उस लॉजिक के हिसाब से काम करता है क्या, वो लॉजिक बराबर है, सिस्टम लॉजिक को बराबर से फॉलो करता है। इसके बाद में अगर मैंने 5 सैंपल भी चेक किए ना कि इंटरेस्ट बराबर से कैलकुलेट हुआ कि नहीं हो, तो भी काम हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है सिस्टम का टेस्टिंग, ना कि अमाउंट का टेस्टिंग। यही बार बार बोलते जाता हूं मैं आजकल। आने वाले टाइम में योर ऑडिट विल रिमेन ओनली कंट्रोल ऑडिट, योर अमाउंट ऑडिट विल बिकम वेरी वेरी लेस, बिकॉज अमाउंट्स विल जस्ट बी आउटपुट्स। उसका इनपुट इंपॉर्टेंट है, प्रोसेसिंग इंपॉर्टेंट है, आउटपुट इज जस्ट अ नंबर। वो किसी को फर्क भी नहीं पड़ेगा, वो बस ब्रॉडर पिक्चर लास्ट में देखा जाएगा, आखिरी में प्रॉफिट का नंबर बड़ा दिख रहा है। वो क्यों दिख रहा है, अरे तेरे को सब स्टेप बाय स्टेप सब कुछ ऑलरेडी पता है। प्रोसेसिंग बराबर है, रेवेन्यू बढ़ा है, रेवेन्यू क्यों बढ़ा है, सिस्टम क्लियरली बोलता है। इस साल ज्यादा ऑर्डर्स बुक हुए, नंबर ऑफ ऑर्डर्स में डिफरेंस है कि ऑर्डर पर पर्सन के अमाउंट में डिफरेंस है। मे बी लास्ट टाइम 1 मिलियन ऑर्डर थे, इस बार 50% ही ऑर्डर है, बट सर इन टर्म्स ऑफ अमाउंट पर ऑर्डर नंबर अमाउंट हैज बिकम 3 टाइम्स। नायका से लोग पहले 200 रुपए का ऑर्डर प्लेस करते थे, आजकल 2,000 रुपए का ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो मेरे समझो, आपको जब तक लॉजिक नहीं समझेगा कभी कंफर्ट आएगा ही नहीं आइडियली। तो उसका थॉट प्रोसेस आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूं कि भाई आपने पहले आईटी डिपेंडेंसी ढूंढना है, उससे समझना है, फिर आपको आईटी रिस्क मिलेंगे और तब जाके आप आईटी कंट्रोल्स चेक कर पाएंगे। बहुत ज्यादा डिटेल में 4 लाइन लिख के दी है ICNS के ऊपर, जो एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पढ़िए, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई आईटी डिपेंडेंसीज। एग्जाम में आने की कोई चांस नहीं है क्योंकि टोटल 4 लाइन है। एग्जाम में पूछेगा आईटी डिपेंडेंसीज क्या क्या होती है, वो 5 पॉइंट, वो अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, बट एक्चुअली में लॉजिक ऊपर आइए। सर, आइडेंटिफाइंग एंड डॉक्यूमेंटिंग आईटी डिपेंडेंसीज इन अ कंसिस्टेंट एंड क्लियर मैनर विल हेल्प मी कि कितना एंटिटी रिलाय करता है अपने आईटी पे, कैसे इस आईटी को इंटीग्रेट किया है आपने अपने बिजनेस मॉडल में, जिसकी वजह से क्या पोटेंशियल रिस्क है, एंड उस रिस्क को एड्रेस करने के लिए रेस्पेक्टिव कंट्रोल्स है। कैन यू सी ITGC, योर जनरल आईटी कंट्रोल। मतलब सर आईटी डिपेंडेंसी अगर मैं बार बार लिखते रहा तो समझेगा कंपनी कितना आईटी पे डिपेंडेंट है, उसका बिजनेस मॉडल कैसे आईटी के ऊपर चलता है, कैसे इससे नए रिस्क मिलते हैं, उनको एड्रेस करने के लिए कंट्रोल है या नहीं है। ये सब समझना कब पॉसिबल होगा, जब आपको आईटी डिपेंडेंसी समझेगा, तब जाके आप कंट्रोल तक पहुंचेंगे। मतलब टू रीच आईटी कंट्रोल यू हैव टू स्टार्ट विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ आईटी डिपेंडेंसीज। इज दिस क्लियर टू यू? कंट्रोल टेस्टिंग मतलब वापस से सेम कहानी हो गई। इट्स लाइक दिस, यहां आने से पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आईटी डिपेंडेंसीज को, फिर रिस्क मिलेगा, फिर पता चलेगा कंट्रोल्स है कि नहीं है, फिर कंट्रोल चेक करना है कि नहीं, वो डिसाइड करेंगे। मतलब
आईटी रिस्क ढूंढने से पहले भी क्या ढूंढना पड़ेगा? आईटी डिपेंडेंसी। मतलब सर कितना आईटी पे बिजनेस डिपेंडेंट है। देखो आप एक बार सोचो, आप आज इतना एक्सपीरियंस अंडरस्टैंड कर चुके हो, इतनी बार रिस्क कंट्रोल के बारे में सोच चुके हो कि अब आपको लगता है हाँ यार जिधर रिस्क है उधर कंट्रोल होना चाहिए। कंपल्सरी नहीं है, कंट्रोल होना चाहिए, बट रिस्क से पहले भी व्हाई? रिस्क मतलब क्या? चांसेस ऑफ समथिंग गोइंग रॉन्ग। व्हेन विल थिंग्स गो रॉन्ग? इफ आई एक्चुअली वांट थिंग्स टू गो राइट। मेरे को सही क्या पता होगा तभी पता चलेगा ना कि गलत हुआ है। तो मतलब आई शुड नो हाउ मच डिपेंडेंट आई एम ऑन दिस, मेरा बिजनेस इस पे कैसे डिपेंडेंट है, तब मैं सोच पाऊंगा इधर गलत क्या होगा आइडियली, तब मैं सोच पाऊंगा कंट्रोल क्या लगाऊं। ये सब कुछ मैनेजमेंट ने सोचना है, ऑडिटर ने क्या करना है? इवैल्यूएट करना है। फालतू में भी एक्सटेंड नहीं करूंगा, आपको समझ में आ गया आईटी डिपेंडेंसी क्या है, कैसे ये कोरिलेटेड है। एग्जाम के लिए आईटी डिपेंडेंसी उसके 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इज दिस क्लियर टू यू? अब इन्होंने आपके खुशी के लिए क्यों नहीं फिर से बार बार इनको मन किया कुछ तो कंट्रोल लिख के जाऊंगा, आए हैं तो कुछ तो कंट्रोल लिखेंगे। इन्होंने आईटीजीसी कंट्रोल्स के फिर से एग्जाम्पल लिख दिए हैं। वो 4 एग्जाम्पल जो दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं, हमेशा लिखे जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू रिस्क्स अराइजिंग फ्रॉम आईटी डिपेंडेंसी, इसमें कुछ नहीं है, जनरल आईटी कंट्रोल्स है, इट्स योर जीआईटी। ट्रस्ट मी, ईआईएस में इससे कई गुना ज्यादा डिटेल में थे ये एग्जाम्पल्स हैं बेसिक लेवल के। मेरे हिसाब से एक बार रीड कर लेते हैं, कुछ ग्रेट नहीं है, आप पढ़ के इग्नोर कर सकते हो मेरे साथ में। जनरल आईटी कंट्रोल्स रेफरेंस के लिए, अगर अभी तक किसी को नहीं पता है, आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर जब बनाते हैं तो जो कोर कंट्रोल्स होते हैं, जो मेरे बेस कंट्रोल्स हैं, जिसके ऊपर सब डिपेंडेंट होता है, वो कंट्रोल्स कहलाते हैं जनरल आईटी कंट्रोल्स। फॉर एग्जाम्पल, मेरे सिस्टम का डिजाइन, मेरा सिस्टम बनाएगा कौन, मेरा सिस्टम मेंटेन कैसे होगा, मेरे सिस्टम में बदलाव लाने के लिए एक प्रोसेस चाहिए। मतलब जब मैं सिस्टम ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूं, I believe you are the top management of the organization. What kind of system you want? What kind of functionalities you want in the system? You're thinking about the general IT controls. ये specific नहीं है, general है। मतलब सर ये एक पूरा infrastructure को build करने के लिए काम में आएंगे। जब मैं बोलता हूं एंट्री करते वक्त, समझ रहे हो, तूने एंटर किया, तू क्या एंटर कर सकता है, वो हो गया एप्लीकेशन कंट्रोल। यू आर यूजिंग द सिस्टम, नाउ सिस्टम इज रेडी। To make that system ready, the controls are called as GIT. Once system is ready and you use the system, it is called as application. 2 कंट्रोल है, GIT, application. GIT सिस्टम बनाने के लिए काम में आता है, एप्लीकेशन सिस्टम को यूज करने के लिए काम में आता है। तो डे टू डे फंक्शनिंग के लिए एप्लीकेशन कंट्रोल, बट सर पूरा सिस्टम डिजाइन करने के लिए जनरल आईटी कंट्रोल। सिर्फ सोचना लाइक अ सिस्टम ओनर, इन माय सिस्टम व्हाट आई वांट टू अलाउ, व्हाट आई डोंट वांट टू अलाउ, दैट्स योर GIT। नंबर 1 देखो पहला क्या बोलता है, एक्सेस सिक्योरिटी। कोई भी सिस्टम बनाएंगे उसमें सिक्योरिटी वाला एलिमेंट ऐड करना पड़ेगा। मेरे सिस्टम में एक मैकेनिज्म है, तुम्हारा जब लॉगिन आईडी बनेगा तो लॉगिन आईडी में डिसाइड करेंगे व्हाट इज अलाउड, व्हाट इज नॉट अलाउड। मतलब जब तुम पहली बार साइन अप करते हो, साइन अप करने के बाद तुम्हारा इंफॉर्मेशन आया, तुम्हें जब यूजर आईडी बना के दिया जाएगा उसी वक्त डिसाइड कर लिया जाएगा इस यूजर को ये 3 चीज अलाउड है, बाकी कुछ भी अलाउड नहीं है। मतलब ये डिफाइन करना ही एक्चुअली में जनरल आईटी कंट्रोल का पार्ट है। सिस्टम सिक्योरिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, इसलिए जीआईटी में सोचा जाता है। देखो, टू एंश्योर दैट एक्सेस टू प्रोग्राम्स डेटा इज ऑथेंटिकेटेड एंड ऑथराइज्ड टू मीट योर ऑब्जेक्टिव। रिमेंबर, हर कंट्रोल क्यों लगाया जाता है? कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। ऑब्वियसली सिक्योरिटी इंश्योर करना इज योर फर्स्ट कंट्रोल। देखो एग्जांपल, एक्सेस रिक्वेस्ट टू एनी एप्लीकेशन प्रॉपर्ली रिव्यूड एंड ऑथराइज्ड बाय मैनेजमेंट। सर एक बार आप एम्प्लॉई कंपनी छोड़ करके गया तो आपका एक्सेस इमीडिएटली टर्मिनेट हो जाना चाहिए, रिमूव हो जाना चाहिए ऑन अ टाइमली बेसिस। बेसिकली ये फंक्शनैलिटीज होनी चाहिए, ये कंट्रोल है एक एग्जांपल ऑफ जीआईटी कंट्रोल। देखो एक्सेस राइट्स आर पीरियोडिकली मॉनिटर्ड। फॉर एग्जांपल, आपने ज्वाइन किया, आपको कुछ राइट्स दिए, 1 साल के बाद में या पीरियोडिकली 6 महीने, साल भर, 2 साल बाद में मॉनिटर भी होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है किसी को एक्सेस प्रिविलेजेस दे दिए, ओरिजिनली जब देते वक्त ही किसी को ज्यादा प्रिविलेज दे दिया, ये हमको बाद में समझ में आया, एटलीस्ट मॉनिटरिंग होगा तो उसको कम तो कर सकते हो ना आइडियली। इस तरीके कंट्रोल लगाना कहलाएगा सिस्टम सिक्योरिटी कंट्रोल और एक्सेस सिक्योरिटी कंट्रोल। इस एग्जांपल नंबर 1 क्लियर टू यू? 3 एग्जांपल्स है, एक्चुअली 4 है, थर्ड वाले में दोनों को मर्ज करके रखा है इन्होंने। ये डेटा सेंटर अलग होता है, नेटवर्क अलग होता है, इन्होंने मर्ज कर दिया है। नंबर 2, प्रोग्राम चेंज। आपके सिस्टम में जो भी चेंजेस हैं, सर मेरे सिस्टम में चेंज लाना है, वो चेंज लाने का भी एक प्रोसेस है। आई विल रिक्वेस्ट देयर शुड बी अ चेंज।
Someone authorized will approve the change. Once approved, the change will get reflected. There should be a process to actually bring a change in the system. System बनाया, master data change करना है, आपको बोला ना rate of interest change करने का, कोई भी change नहीं कर सकता है. There should be a request, authorized person will approve, and only then from that date it will get changed for everyone. देखो, change management policy होनी चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए. सर, डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड प्रोडक्शन एनवायरनमेंट आर सेग्रीगेटेड फॉर चेंजेस. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए जब आप सिस्टम बना रहे हो और चेंजेस को दोनों को मर्ज कर दो. नहीं, सिस्टम जब बन रहा है बनने दीजिए, चेंजेस को सेपरेट रखिए. वंस सिस्टम इज डेवलप्ड, जब इसको यूज किया जा रहा है तब चेंज मैनेजमेंट का काम आएगा. जब सिस्टम बनाया जा रहा है तो चेंज क्या करना है, तब तो डेवलपमेंट ही हो रहा है ना. दोनों फेजेस को अलग अलग रखिए. नेक्स्ट, चेंजेस को एडिक्वेटली ट्रैक कीजिए, रिकॉर्ड मेंटेन कीजिए. सर, हु ऑल आर ब्रिंगिंग चेंजेस, कितनी बार सिस्टम में चेंजेस आए हैं, एक ऑडिट ट्रेल को मेंटेन कीजिए. ये रिकॉर्ड और ये कंट्रोल्स मेरे लिए कहलाएंगे प्रोग्राम चेंज बेस्ड कंट्रोल्स. ये सब कुछ ना सिस्टम को डिजाइन करते वक्त काम में आते हैं. नंबर 3, डेटा सेंटर कंट्रोल्स. देखो, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होने चाहिए. डेटा का बैकअप कैसे होगा, डेटा अगर प्रॉब्लम होता है तो रिकवर कैसे किया जाएगा. सर, बैकअप होने के बाद रिस्टोरेशन होता है कि नहीं होता है, वो भी तो देखना पड़ेगा ना. आप फॉर एग्जांपल एक फोन से दूसरे फोन में माइग्रेट करते हैं. अब क्या करते हैं, इस डेटा का बैकअप लेकर के व्हाट्सएप का बैकअप लेते हैं, अपने iOS वगैरह पे क्लाउड पे बैकअप लेते हैं. वंस द बैकअप इज देयर, वो बोलता है ना लास्ट बैकड अप ऑन दिस डेट, टोटल इतना जीबी डेटा पड़ा है. दूसरे डिवाइस पे iCloud का लॉगिन करूंगा और बैकअप को रिट्रीव करूंगा, वो आता है कि नहीं आता है. अब ये आपका इंडिविजुअल लेवल का डेटा हो गया. अगर कंपनी ऐसा कर रहा है, AWS पे वो बैकअप मेंटेन कर रहा है, तो रिकवरी होता है कि नहीं होता, टेस्टिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. क्योंकि आप आज ये डिजाइन बना रहे हो, 15 साल बाद, 5 साल बाद कितना डेटा इकट्ठा हो जाएगा. व्हाट इफ वन फाइन डे देयर इज अ प्रॉब्लम, बैकअप रोज करते हो पर रिकवरी कभी किया ही नहीं, सडन जिस दिन रिकवर किया देयर आर इश्यूज कमिंग अप. तो बैकअप करने का फायदा क्या हुआ, बैकअप करके मेन ऑब्जेक्टिव है रिस्टोरेशन होना चाहिए ना. तो आपको टेस्टिंग करके रखना पड़ेगा. ये सब चीजें सिस्टम को बनाते वक्त सोचनी पड़ेगी. इसीलिए इन कंट्रोल्स को जनरल आईटी कंट्रोल्स बोलते हैं. आगे देखिए, नेटवर्क ऑपरेशन. ऑब्वियसली इसके ऊपर उन्होंने एग्जांपल्स लिखे ही नहीं, आपको बताता हूं. ये सब बैकअप के ऊपर ही है, डेटा के ऊपर कंट्रोल लिख दिया उन्होंने. दे डिड नॉट राइट एनीथिंग अबाउट नेटवर्क ऑपरेशन. नेटवर्क ऑपरेशन मतलब सिस्टम का नेटवर्क कौन एक्सेस कर सकता है. सिंपल एग्जांपल, आप EY में काम करते हो, PW में काम करते हो, डेलोइट में काम करते हो, वो आपको इंटरनल डेटाबेसेस का एक्सेस देते हैं. वो बोलते हैं इफ यू आर विद इन इंडिया, आपका लोकल IP एड्रेस से VPN कनेक्ट करो, VPN के थ्रू हमारे सिस्टम में एंटर करो. इफ योर IP एड्रेस इज आउटसाइड इंडिया, वो VPN में भी कनेक्ट नहीं होने देगा, क्योंकि आपको हमने हायर किया है इंडियन ज्योग्राफिकल बाउंड्री में काम करने के लिए. आप सोच रहे हो वर्क फ्रॉम होम में वर्क फ्रॉम दुबई कर रहे हो. यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट. It is not allowed. I'm telling you, if you try to do this, there is a tracking of IP address. You can use a proxy server and do it, but you are inviting trouble. I'm just telling you. आपके पार्टनर के पास भी ऑप्शन नहीं होता है अप्रूवल देने का, FYI, because the control is with the Chief Information Security Officer. Why? बिकॉज जब इन्होंने अप्रूवल दिया, जो आपके इंडिया के रजिस्टर्ड IP एड्रेसेस हैं वो इंडिया के IT एक्ट से गवर्नड है. दे कैन फाइल अ केस एंड रिट्रीव द इंफॉर्मेशन. यू आर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट. व्हेन यू एंटर अनदर ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, अगर वहां पर मेरे ऐसे अग्रीमेंट्स नहीं है, उस लोकल कंट्री के IP एड्रेस से आपने लॉग इन किया, इफ देयर इज अ डेटा ब्रीच, आई कैन नॉट रिकवर. एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल? द वन हु डिजाइन द कंट्रोल इज रिस्पॉन्सिबल. तुम तो गलत है ही है जिसने एक ब्रीच करवाया, बट ऑब्वियसली जिसने कंट्रोल बनाया वो भी रिस्पॉन्सिबल है ना. इसलिए वो पार्टनर भी अप्रूवल नहीं दे सकता है कि तू एक काम कर, दुबई से जाके काम कर ले, अनलेस द एंगेजमेंट रिक्वायर्स इट. तो यू रिक्वायर अ वेरी हाई लेवल अप्रूवल फॉर दैट यू कैन वर्क फ्रॉम ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के बियॉन्ड. आर यू अंडरस्टैंडिंग? अदरवाइज जस्ट इमेजिन, FYI, you are in US consulting, you don't go to client place, you come home to India, work from India, work from US और work from India, क्या फर्क पड़ता है? समझ, टाइम जोन का डिफरेंस उससे ज़्यादा कुछ है नहीं. क्लाइंट तो तेरा US के अंदर ही है, क्लाइंट प्लेस जाना नहीं है तेरे को आइडियली, क्या फर्क पड़ने वाला है? लाइफस्टाइल इंडिया का, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडिया का, अर्निंग US का. ये अलाउड नहीं है. इसके लिए उन्होंने सिस्टर कंसर्न इंडिया में बनाया होता है. ऐसा करने का है तो उधर से रिजाइन करने का, इधर फिर से तुम्हारा ऑफर लेटर आएगा, फिर से तुम्हारा अपॉइंटमेंट किया जाएगा. समझा क्या मेरा बात? आइडियली आप ऐसा नहीं कर सकते हो. आपको ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर अंदर रह के काम करना होता है, उसके लाइसेंसेस रहते हैं. ये कैप्चर होना चाहिए. सिस्टम बनाते वक्त सोचोगे ना, ये नेटवर्क ऑपरेशंस कंट्रोल्स.
जाने दीजिए, ये सिर्फ जनरल कंट्रोल्स है रेफरेंस के लिए. आई विल नॉट से दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज these controls were in extreme detail at a intermediate level. These are just examples. ये same example आपके इंटर ऑडिट के चैप्टर नंबर 6 में भी थे. ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, सेम 4 एग्जाम्पल थे. बस तब फोर्थ वाले नेटवर्क ऑपरेशन के भी एग्जाम्पल दिए थे, इधर नेटवर्क ऑपरेशन के एग्जाम्पल नहीं है. अभी गुड. एक तरीके से मेजर आप पार्ट समझ लीजिए. साइबर सिक्योरिटी वाला पार्ट छोड़ दो. इफ आई लीव साइबर सिक्योरिटी देन एवरीथिंग एल्स जो हमारा अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट था, आइडेंटिफाइंग, असेसमेंट, रेस्पॉन्स, वो सब क्लियर हो गया है एक्सेप्ट साइबर सिक्योरिटी. अब हमको ऑब्वियसली जो मेजर डिस्कशन करना है साइबर सिक्योरिटी वाले पार्ट पे एंड इनके जो शौक है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में आपको ओवरव्यू देना है. एआई क्या है, आईओटी क्या है, ब्लॉकचेन क्या है. ट्रस्ट मी, विल जस्ट बी एबल टू टॉक 5-10 मिनट्स फॉर ईच, नथिंग मोर देन दैट, बिकॉज उसके बियॉन्ड द रेलेवेंस नहीं है. उससे बेटर आप जेन्युइनली गूगल पे सर्च करके पढ़ लेंगे तो आपको टाइम डिवोट करने का फायदा ज्यादा मिलेगा. आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू, क्योंकि लिमिटेड ही चीज लिख करके दी, उतना ही डिस्कशन यहां पॉसिबल होगा. डिजिटल ऑडिट के लिए अपन आज यहीं रुकेंगे.